जय जिनेन्द्र। सुजोग थेरेपी के इस स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज मुझे नारी तू नारायणी के इस महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम के अंदर आज पहले आपकी वेबिनार में भाग लेने का अवसर मिला है। अब पिछले 2 साल से हम सब ने कोविड के दुरूह काल के अंदर बहुत कष्टकारक समय देखा है। हमने वो समय देखा है कि हमको रोगग्रस्त होने पर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से जो चिकित्सा सिस्टम के ऊपर जो लोड पड़ा और उसकी वजह से हमारे घर में जो दूसरे रोगों से ग्रस्त हुए, जो कोविड से ग्रस्त न होते हुए भी दूसरे रोगों से और गंभीर रोगों से ग्रस्त हुए, उनमें से बहुत से लोगों को चिकित्सा के अभाव के अंदर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कई लोगों को प्राण भी त्याग करने पड़े। ऐसे मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं जिनको चिकित्सा सुविधा के अभाव में कोविड के बिना भी तकलीफ उठानी पड़ी और कईयों को तो अपने प्राण भी गंवाने पड़े। तो मैं आजाद जी जैन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक मुझे ये सुझाव दिया कि हम एक ऐसा विषय इस आज के कार्यक्रम के लिए लें जिससे प्रैक्टिकली जीवन के अंदर हमारे को कैसी ऐसी दुरूह परिस्थिति के अंदर अगर पड़ जाए दुर्भाग्य से, तो हम कैसे उस परिस्थिति से अपने आप को बचा लें, हम अपने परिवार की, अपने नियर और डियर लोगों की और हमारे संपर्क में जो लोग हों उनकी प्राण रक्षा कर सकें। तो सुजोग थेरेपी के ऊपर सुजोग थेरेपी का छोटा सा परिचय करेंगे। हम परिचय करने के साथ में हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे कि इस सेमिनार के अंदर अब हमारे पास में जो थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का समय बचा है उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल बात करें, जिससे वक्त बेवक्त आपके जीवन में ये विषय काम आए और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। उस तरीके से हम वार्ता करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जरूर एक कॉपी और पेन आपके साथ में रखें और उसमें से जो आपको लगे चीज उपयोगी है उसके बारे में नोट्स बना लें, और नोट्स आप बनाएंगे तो वो आपको भविष्य में उसके रेफरेंस की तरीके से काम आएंगे। तो हम प्रेजेंटेशन के साथ में शुरू करेंगे। बीच बीच में प्रेजेंटेशन के अलावा हम थोड़ी बात और कुछ मुझे डेमो करना होगा तो उसके मैं डेमो भी आपको करूंगा, उसके लिए थोड़ी बात, और लास्ट में एक छोटा सेशन आपके प्रश्न उत्तर का भी रखूंगा। मैंने मेरे अपने अंदाज से ऐसे विषय चुने हैं जो ज्यादातर आज की आधुनिक युग के मुख्य रोग हैं, और आधुनिक युग के ऐसे मुख्य रोग हैं कि जो हमारी न केवल जीवन शैली को प्रभावित करते हैं लेकिन कभी कभी हमारी मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने कोशिश करके वो सब्जेक्ट लिए हैं। उसके अलावा भी आपके कुछ बात होगी तो आपके संपर्क में रहेंगे और आपको मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। प्रेजेंटेशन प्लीज। ये प्रेजेंटेशन एनलार्ज नहीं हो सकता? तो वापिस जय जिनेन्द्र और सुजोग थेरेपी के इस कार्यक्रम में इंट्रोडक्शन एंड यूज इन मेडिकल इमरजेंसीज, आपात परिस्थितियों में हम इसका कैसे यूज कर सकेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा के पहले आपको थोड़ा सा सूक्ष्म शॉर्ट के अंदर मुझे आपको सुजोग थेरेपी का परिचय देना पड़ेगा ताकि जरूरत पड़े तो आप हम उसको सही तरीके से उपयोग कर सकें। नेक्स्ट प्लीज। सुजोग थेरेपी की जो हम बात कर रहे हैं एक इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन है। ये चिकित्सा की एक बहुत ही प्रभावशाली और एक बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम है। इनवैल्यूएबल है, ये इनवैल्यूएबल है। क्यों इनवैल्यूएबल है? कि ज्यादातर हम लोग ये मानते हैं कि जो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसकी एक सीमा है, लेकिन सुजोग थेरेपी का जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ये असीमित है। किसी भी तरह का रोग हो, कोई गंभीर रोग हो, कोई पुराना रोग हो, किसी भी तरह का रोग हो, हम उसको यहाँ पर सुजोग थेरेपी से बिना दवा के चिकित्सा कर सकते हैं। ये समाज के लिए एक बहुत ही उपयोगी विषय है। ये अफोर्डेबल है, सबको एक्सेसिबल है। हर आदमी सीख कर बिना किसी स्पेशल बैकग्राउंड के, बिना किसी स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, सिर्फ सीखने की एक जिज्ञासा मात्र हो, उस जिज्ञासा मात्र से आप इसको सीखकर बिना टेक्निकलिटी में जाए हुए सीखकर इसका आप उपचार में फायदा उठा सकते हैं। ये एक अनुभव चिकित्सा पद्धति है। और सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ पर एक जिस मंच पर बैठे हैं
उस मंच को सम्मानित करती हुई, गौरव बढ़ाती हुई एक ये अहिंसक चिकित्सा पद्धति है। ये अहिंसक चिकित्सा पद्धति है। किसी भी तरह का वायलेंस और किसी भी तरह का हिंसा का भाव इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी की सबसे बड़ी जो विशेषता करें, सुजोग थेरेपी के उपयोग से न केवल हम शारीरिक बल्कि मानसिक और इमोशनल डिजीजेस, और हम आप जानते हैं आज के जमाने में शारीरिक रोगों से मानसिक रोग लोग ज्यादा पीड़ित हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो ज्यादातर जो रोग है वो साइकोसोमेटिक है, शरीर से कम और मन से ज्यादा। तो सुजोग थेरेपी एक ऐसी प्रभावी पद्धति है जिससे शारीरिक रोगों का तो निराकरण किया जा ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ में मेंटल और इमोशनल डिजीजेस के ऊपर भी अच्छी तरीके से काम किया जा सकता है। नेक्स्ट, दवा मुक्त स्वस्थ समाज। ये जो प्रकल्प है आपका, ये मानव सेवा योजना जो जैन कॉन्फ्रेंस की महिला शाखा ने जो लिया है, उसके लिए जो अगर मैं कहूं सबसे सुटेबल विषय है दवा मुक्त स्वस्थ समाज प्रकल्प का, वो सुजोग थेरेपी है। नेक्स्ट प्लीज। सुजोग, सु यानी हैंड, जोग यानी फुट, हैंड और फुट। तो सुजोग थेरेपी का मतलब है किसी भी तरह की चिकित्सा, किसी भी रोग की चिकित्सा खाली हम किस में करते हैं? हाथ या पैर में करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सुजोग थेरेपी नेचुरल सिस्टम इज ए नेचुरल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू हैंड्स एंड फीट। जैसे मैंने बताया, हाथ और पैर के माध्यम से बिना किसी दवा के रोगों से मुक्ति का एक विषय है, और उसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। सुजोग थेरेपी इस तरीके से हाथ के अंदर विभिन्न उपकरणों के माध्यम से, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूल्स नहीं है, सिंपल टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, सुजोग थेरेपी की एक बार थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं कि जो सुजोग थेरेपी के बारे में हम आज जो चर्चा कर रहे हैं उसके क्या फायदे हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, जो सुजोग थेरेपी की हम जो चर्चा कर रहे हैं और जिसके लिए सबसे अनुकूल जो बात है वो है ये हाईली इफेक्टिव है। और जो यहाँ पर मैंने वर्ड जो सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल सोच समझ कर सेलेक्ट किए हैं, ताकि आपको किसी तरह से मैं मिसलीड न करूं, आपको सही तरीके से सही जानकारी पहुंचाऊं सुजोग थेरेपी के ऊपर। तो सुजोग थेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हाईली इफेक्टिव है, ये बहुत प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है, और ये इतनी प्रभावशाली है कि जब दूसरी चिकित्सा पद्धतियां अपना काम करने में विफल होती है, उस परिस्थिति में भी सुजोग थेरेपी से हम रोगी को फायदा पहुंचा सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी इसकी खासियत है, ये सुरक्षित और हानि रहित है। कोई भी दुनिया की ऐसी चिकित्सा पद्धति जो दवा का उपयोग करती है, ये दावा नहीं कर सकती है कि ये सुरक्षित है, इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन सुजोग थेरेपी के साथ में हम ये दावा कर सकते हैं कि सुजोग थेरेपी का अगर किसी अनजाने में हम गलत तरीके से उपयोग कर लें, कोई गलती से कुछ गलत तरीके से उपचार कर दें, तो भी इसकी तरह से उससे किसी भी तरह की हानि या किसी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं है। ये एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, सब जगह उपयोग किया जा सकता है, हर परिस्थिति में उपयोग किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है, सीखने में और उपयोग करने में दोनों में सरल है, अफोर्डेबल है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इससे जो भी उपचार किया जाता है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो स्टेबल हैं, और ज्यादातर केसेस के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत त्वरित रिजल्ट्स हैं, स्पीडी रिजल्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि आपको महीने भर, 2 महीने, 4 महीने तक इलाज करवाना पड़े और आपको लंबे समय तक दवा लेनी पड़ेगी। आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो मॉडर्न मेडिसिन या दूसरे पद्धतियों के अंदर जीवन पर्यंत आपको दवा के ऊपर उसका निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन सुजोग थेरेपी के साथ में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप किसी भी बीमारी का उपचार एक निश्चित समय के अंदर करवाकर आप उसका स्थायी परिणाम ले सकते हैं, रोगों का निवारण कर सकते हैं, रोगों को नियंत्रण कर सकते हैं, और रोगों की रोकथाम कर स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। ये सुजोग थेरेपी की कुछ स्पेशलिटीज है। नेक्स्ट प्लीज। ये सुजोग थेरेपी के हमारे फाउंडर हैं प्रोफेसर पाक जाऊ,
उनको हमारी हार्दिक अभिनंदन और हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जिन इनके दिए हुए ज्ञान की वजह से हम आज लोगों का जो भी कुछ फायदा कर पा रहे हैं, या इस सब्जेक्ट को हम के माध्यम से हम जो लोगों को इस फायदा पहुंचा रहे हैं, सब उन सारा क्रेडिट और श्रेय हमारे गुरु प्रोफेसर पाक जीवो को जाता है। नेक्स्ट प्लीज। सुजोग थेरेपी हमारे, मैंने बताया सु का मतलब है हाथ और जोग का मतलब है पैर। कोरियन वर्ड्स हैं, सु यानी हाथ और जोग यानी पैर। तो सुजोग थेरेपी में जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है, या तो हाथ में किया जा सकता है या पैर में किया जा सकता है। आज की इस लेक्चर के अंदर हम ज्यादा फोकस करेंगे हाथ पर, ताकि हम समय की सीमा को ध्यान में रखकर कुछ कुछ प्रैक्टिकल बातें कर सके। हमारा नेक्स्ट प्लीज। अगर हम हाथ को अगर थोड़ा सा गौर से देखें, अगर हाथ की बनावट को हम गौर से देखें, तो हम निश्चित रूप से ये पता लगा सकते हैं कि हमारी हाथ की जो बनावट है, ये हमारी हाथ की बनावट हमारे शरीर से काफी मिलती जुलती बनाई हुई है। हमारे हाथ की जो बनावट है, थोड़ा सा अंगूठे को अगर हम कल्पना में देखें, हमारे इस अंगूठे को हम कल्पना के अंदर इस अंगूठे की सिचुएशन को अगर ऊपर की तरफ करके देखें, तो हमारा हाथ हमारे शरीर से समतुल्य प्रतीत होता है और उसकी बनावट काफी सिमिलर दिखती है। नेक्स्ट प्लीज। ये हाथ और पैर, हाथ और पैर के अंदर जो सुजोग का जो सिस्टम है, हमारी पूरा शरीर, हमारे पूरे शरीर के अंग अवयव और उनकी प्रोजेक्शन, उनकी इमेज हमारे हाथ और पैर में मौजूद है, और उस इमेज को हम कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम कहते हैं। हम सुजोग के अंदर जो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए हम उसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम। तो हमारे शरीर के हर अंग, हमारे शरीर के हर हिस्से का एक रिप्रेजेंटेशन हमारे हाथ और पैर दोनों में मौजूद है, उसको हम कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये पद्धति किसी भी प्रकार के निदान और रोग की गंभीरता के बावजूद, irrespective of the seriousness of the disease, irrespective of the diagnosis of the disease, we can treat every disease successfully without any medicine. ये सबसे बड़ा फायदा है सुजोग थेरेपी का, हमने बात की इसके बारे में। नेक्स्ट प्लीज। सुजोग थेरेपी एक अत्यंत उपयोगी एवं प्रभावशाली दवा विहीन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जिसके द्वारा साधारण गंभीर सहित नए पुराने सभी रोगों का सफल उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। सुजोग कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम। नेक्स्ट। थोड़ा सा आप देख लें कि हमारे हाथ के अंदर किस हिस्से के अंदर हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा है। अंगूठे के अंदर हमारा हेड हिस्सा है, अंगूठे के ऊपरी हिस्से के अंदर हमारा फेस वाला हेड वाला हिस्सा है। अंगूठे के नीचे वाला इस पार्ट के अंदर हमारा नेक का हिस्सा है। पूरी हथेली के अंदर ये हमारा एब्डोमेनल का हिस्सा है, और अंगूठे के नीचे ये जो उभरा वाला हिस्सा है, अंगूठे के नीचे ये उभरा वाला हिस्सा है, ये हमारा चेस्ट का हिस्सा है। तो हमारे को सुजोग थेरेपी का उपयोग करने के लिए पता होना चाहिए कि हमारे हाथ के अंदर शरीर का कौन सा हिस्सा कहां पर मौजूद है। तो ये बहुत सरल है। अंगूठा हमारा ऊपर का हिस्सा हमारा हेड का हिस्सा है, अंगूठे का नीचे का हिस्सा हमारा नेक का हिस्सा है। ये अंगूठे के नीचे हथेली का उभरा वाला जो हिस्सा है वो हमारी छाती का हिस्सा है, यानी चेस्ट का हिस्सा है। और ये हमारी पूरी हथेली, ये अंगूठे के उभरे हुए हिस्से को मिलाते हुए उसके सहित ये पूरी हथेली हमारे एब्डोमिनल एरिया को रिप्रेजेंट करती है। 4 उंगलियां हमारी आर्म्स और लेग्स को रिप्रेजेंट करती है। बीच की 2 उंगलियां हमारी लेग्स हैं, बाजू की 2 उंगलियां हमारी आर्म्स है, यानी ये 2 उंगलियां हमारे हाथ यानी हमारे आर्म्स हैं। बीच की जो 2 उंगलियां हैं वो लेग्स है, यानी हमारी टांगे हैं। तो जैसे हमारी लेग्स के अंदर 3 जॉइंट्स हैं, उसी तरह के ये देखो इन फिंगर्स में भी 3 जॉइंट है, इन फिंगर्स में भी 3 जॉइंट है। तो इस तरीके से हम लेग का सारा एरिया हमारे हाथों में अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। 2 लेग्स हैं, 2 आर्म्स हैं, हेड है, नेक है, चेस्ट है, एब्डोमेन है। इस तरीके से हथेली के अंदर हमारे पूरे शरीर की इमेज, जिसको हम कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम कहते हैं, मौजूद है। और इस इमेज को समझकर अगर इस सब्जेक्ट को यूज करना है, तो ये इमेज हमारे को जानना जरूरी है कि इस इमेज को समझकर हम वक्त जरूरत किस चीज का इलाज कहां पर करना है उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
ये शरीर का किस तरीके से हिस्सा है, मैंने आपको समझाया है कि बीच की जो दो हमारी उंगलियां हैं वो हमारी लेग्स को रिप्रेजेंट करती है, लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर ये हमारी आर्म्स को रिप्रेजेंट करती है, अंगूठे का ऊपर वाला हिस्सा हेड को रिप्रेजेंट करता है, अंगूठे का नीचे वाला हिस्सा लेग को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा के अंदर का पूरा उभरा वाला हथेली का हिस्सा वो हमारे चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें लंग्स और हार्ट के एरियाज मौजूद हैं, और ये पूरी हथेली हमारी एब्डोमिनल एरिया यानी हमारे पेट के उदर क्षेत्र के जो ऑर्गन है वो उसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि हमारा हाथ और हमारा शरीर है उसके आपस में किस तरह का संबंध है, ये क्लियर हम संबंध देख सकते हैं। अंगूठे, सर कहां पर है, आर्म्स कहां पर है, लेग्स कहां पर है, ये संबंध इसको हम देख सकते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर 5 भाग जुड़े हुए हैं हमारे धड़ से, हमारे जो मुख्य भाग है हमारा शरीर का जो सेंट्रल पार्ट है उससे 5 भाग जुड़े हुए हैं, 2 लेग्स, 2 आर्म्स और एक हेड और नेक। इसी तरीके से हथेली में भी हमारी हथेली से 5 भाग जुड़े हुए हैं, 5 उंगलियां जुड़ी हुई है। तो शरीर में भी जैसे हमारे 5 हिस्से हैं उसी तरह से हथेली में भी हमारे 5 हिस्से निकले हुए हैं, और कौन सा हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है वो भी मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये खाली हमारा हाथ और ह्यूमन बॉडी का कैसा रिलेशनशिप है इसको समझाने के लिए आपको थोड़ी सी पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोपोर्शनल उसका रेशियो, हमारे जैसे हमारी शरीर के अंदर हमारे टांगे लंबी हैं तो बीच की 2 उंगलियां लंबी हैं, हमारे आर्म्स छोटी हैं तो साइड की 2 उंगलियां छोटी है, हमारा हेड और नेक का हिस्सा सबसे छोटा है और थोड़ा थिक है, तो ये हमारा अंगूठा जो हेड और नेक को रिप्रेजेंट करता है वो सबसे छोटा है और थिक है। तो जिस तरीके से हमारे शरीर की बनावट है वैसी ही बनावट स्ट्रक्चरली, इंजीनियरिंग की बात करें स्ट्रक्चरली हमारे हाथ की बनावट हमारे शरीर की बनावट से मिलती जुलती है। क्या मतलब है, हमारे शरीर की डिजाइन ऐसी बनाई गई है कि हमारे हाथ की डिजाइन इस तरह से बनाई गई है कि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से का हम हाथ में किस जगह पर वो मौजूद है उसका अनुमान लगा सकते हैं इस समानता को देखते हुए। नेक्स्ट प्लीज। ये देखो आप, हमारे हाथ के अगर देखें तो ये जो 4 हमारी उंगलियां हैं, 5 जो उंगलियां हैं, एक अंगूठा और 4 उंगलियां, बीच की 2 उंगलियां, बीच की 2 उंगलियां लेग्स को रिप्रेजेंट करती है, लेग्स में 3 जॉइंट है, देखो इसमें भी 3 जॉइंट है, तो इसका मतलब है अगर हमको घुटने का ट्रीटमेंट करना है तो इस उंगली में घुटने का ट्रीटमेंट कहां पर होगा, बीच वाले जॉइंट पे होगा। आर्म्स के अंदर भी हमारे 3 जॉइंट हैं, तो ये जो लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है उसमें भी 3-3 जॉइंट मौजूद है। हेड और नेक हमारे 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा हेड है एक हिस्सा नेक है, तो अंगूठे में हमारे 2 ही हिस्से हैं। तो कहने का मतलब है हाथ की बनावट हमारे शरीर की बनावट से स्ट्रक्चरली इतनी मिलती जुलती है कि हम आसानी से हमारे शरीर का प्रोजेक्शन, उसकी इमेज हाथ के ऊपर देख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये सबसे बड़ी जो सिमिलरिटी, एक और सिमिलरिटी आप समझ सकते हैं कि अंगूठे को अगर हम देखें, ये अंगूठे को अगर देखें तो हमारा हेड और नेक से दिखने में भी सिमिलर है। अंगूठा अगर हम देखें, मैं अगर आपसे पूछूं बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी सुजोग के इंट्रोडक्शन के, कि हमारे हाथ के अंदर कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमारे हेड और नेक से मिलता जुलता है, तो हमारा सबका ध्यान किधर जाएगा, अंगूठे के ऊपर ही जाएगा। और अंगूठा हमारा हेड है, हेड यानी जिसके अंदर ब्रेन है। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर हेड की महत्व है, हेड की इंपॉर्टेंस है, हमारे अगर शरीर की बात करें तो कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर के अंदर, हेड एरिया, क्योंकि उसके अंदर ब्रेन है जो हमारे शरीर को सबसे संचालित करता है और उसको कंट्रोल करता है। इसी तरीके से हाथ के अंदर अगर हम बात करें, हाथ में कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 उंगलियां, एक अंगूठा, हथेली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अंगूठा है। तो जो इंपॉर्टेंस हमारे हाथ के अंदर अंगूठे की है वही इंपॉर्टेंस हमारे शरीर के अंदर सर की है। तो ये क्लियर न केवल उसकी शेप से बल्कि उसके रोल से भी तय होता है कि अंगूठा हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्लीज,
इस तरीके से हमारे, अगर हम इस तरीके से थोड़ा कल्पना के अंदर अगर हम हमारे हाथ को देखें और हाथ के अंगूठे की पोजीशन को थोड़ा कल्पना में इस तरह से देखें, तो हमारे को शरीर से हमारे हाथ की बनावट की समानता और ज्यादा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सकती है। तो ये हाथ और पैर की इमेज को देखकर हम कौन सा शरीर का हिस्सा हमारे हाथ में या पैर में किस जगह पर है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये हाथ का आगे का हिस्सा कहां पर है, शरीर का आगे का हिस्सा, शरीर का पीछे का हिस्सा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये देखें, अगर शरीर का आगे का हिस्सा है, अगर हमको देखना है तो हथेली के हाथ के आगे की तरफ जो हथेली का हिस्सा है उसकी तरफ देखेंगे। शरीर का पीछे का हिस्सा देखना है तो हाथ और पैर के पीछे वाले हिस्से के ऊपर, यानी शरीर का आगे का हिस्सा हाथ के आगे के हिस्से पर, शरीर का पीछे का हिस्सा हाथ के पीछे के हिस्से पर। नेक्स्ट प्लीज। ये किस तरीके से हमारा रीढ़ की हड्डी और हमारे शरीर के पीछे का जो हिस्सा है उसका प्रोजेक्शन, ये हिस्सा अगर देखें अंगूठे के अंदर, ये वाला हिस्सा, ये सर्वाइकल का हिस्सा, नेक के अंदर रीढ़ की हड्डी का हिस्सा, ये पीठ की बैक, अपर बैक का हिस्सा, और ये बाकी की रीढ़ की हड्डी यानी लंबर, सैक्रम और डायाफ्राम के नीचे की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा। नेक्स्ट प्लीज। ये देखना जरूरी है, ये देखना जरूरी है क्योंकि मैं आज आपको मेडिकल इमरजेंसी के अंदर कुछ जो चीजें चर्चा करूंगा उसमें एक इंपॉर्टेंट चर्चा है कि अगर हमारे के सामने किसी का हार्ट अटैक हो जाए या हार्ट की किसी को ट्रबल हो जाए, उस वक्त जब तक उसको मेडिकल एड ना मिले तो उस अवस्था के अंदर हम कैसे उसका उपचार दें ताकि उसके अंदर हम उसको बचा सकें, और जब तक मेडिकल एड ना मिले तब तक उसको सुरक्षित रख सकें। तो ये वाला जो हिस्सा है अंगूठे के नीचे हथेली का जो उभरा वाला हिस्सा है वो हमारी चेस्ट है, और चेस्ट के अंदर दो ऑर्गन है, लंग्स और हार्ट, लंग्स और हार्ट। और ये हार्ट, आप यहाँ हार्ट का शेप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये हार्ट का हिस्सा कहां पर है। तो ये हार्ट का हिस्सा कहां पर है, इसको देखने के लिए एक और सरल तरीका है कि ये हथेली का हिस्सा, ये हथेली का उभरा वाला हिस्सा, अंगूठे के नीचे लाइफ लाइन के अंदर का उभरा वाला हिस्सा, ये हमारा चेस्ट का हिस्सा है, और इस चेस्ट के अंदर लंग्स है और हार्ट है। अब हार्ट कहां पर है, क्योंकि ये हिस्सा तो बड़ा है, उसकी एक सरल टेक्निक मैं आपको बता देता हूं। ये जो बीच की उंगली है, मिडिल फिंगर जो है, इस मिडिल फिंगर की सीध के अंदर आप अंदर आ जाएं, अंगूठे के सीध, अंगूठे के तक आ जाएं, इस मिडिल फिंगर से सीधा अंदर की तरफ अंगूठे के नीचे आ जाएं, और जहां पर आप पहुंचे वो हिस्सा हार्ट का है। ये बहुत जान लेना जरूरी है कि अगर ये एरिया आप अच्छी तरीके से समझ लें और खुदा ना करे कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप इसका उपयोग करके लोगों को बचा सकते हैं। वापस देखें, ये बीच की उंगली, हाथ को ऐसे रखें, अंगूठे के नीचे वाला उभरा वाला हिस्सा हमारा चेस्ट है जिसके अंदर लंग्स है और हार्ट है। अब हार्ट चूंकि पूरे इस एरिया में नहीं है, छोटा सा हिस्सा हार्ट का हिस्सा है, तो उसको देखने का तरीका क्या है, ये मिडिल फिंगर जो बीच की उंगली है उसकी सीध के अंदर अंदर आ जाएं, अंगूठे तक पहुंच जाएं, अंगूठे के नीचे तक पहुंच जाएं, और ये जो दो उंगली मैंने रखी हुई है वो हिस्सा हार्ट का हिस्सा है। वो इस तरीके से हार्ट का एक्यूरेट लोकेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हार्ट की जब आप आगे बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि हार्ट का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये एब्डोमेन का एरिया देखने का तरीका है, लेकिन आज हम इमरजेंसी के अंदर खाली मुख्य चीजों पे चर्चा करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और थोड़ा समय भी कम बचा है इसलिए मुझे थोड़ा सा। नेक्स्ट प्लीज। ये किस तरीके से हमारा एब्डोमेन का एरिया हथेली में कैसे आया हुआ है, यानी पूरी हथेली के अंदर ये एब्डोमेन का हिस्सा है जिसके अंदर लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरीज, यूट्रस, ये सारे के सारे जो एरियाज हैं वो हमारी हथेली में मौजूद है। उंगलियां वापस बताया, जो चार उंगलियां हैं वो लेग्स और आर्म्स हैं, उसमें से बीच की उंगलियां लेग्स हैं, और आजू बाजू की जो दो उंगलियां यानी इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, लिटिल फिंगर आर्म्स हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर हमारी लेग्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये रीढ़ की हड्डी का प्रोजेक्शन है,
क्यों बैक की भी प्रॉब्लम आज के जमाने में बहुत कॉमन प्रॉब्लम में से एक है। हालांकि आज मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। जो ये लाल वाला हिस्सा दिखता है वो सर्वाइकल का हिस्सा है, वो नेक का हिस्सा है। नेक के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस एरिया के ऊपर डीप मसाज करने से उसका फायदा हो सकता है। फिर ये ब्लू वाला जो हिस्सा है वो नेक से लेकर डायाफ्राम तक, यानी अपर बैक का हिस्सा है। ये अपर बैक का हिस्सा है ब्लू वाला। ये अगर आपको नेक के नीचे लेकिन डायाफ्राम के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रीढ़ की हड्डी के अंदर, तो इस एरिया के ऊपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और फिर बाकी का जो ग्रीन हिस्सा है वो डायाफ्राम के नीचे, यानी पूरी बैक डायाफ्राम के नीचे की लोअर बैक का पूरा हिस्सा है। तो इस तरीके से उसके ऊपर आप कोई प्रॉब्लम हो तो इसका उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हमारे हाथ और पैर को इस तरह से, मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे हाथ और पैर की डिजाइन इस तरीके से बनाई गई है कि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त तो रह ही सकते हैं, इसके अलावा इस डिजाइन को यूज करके विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। हेल्थ इन योर हैंड्स एक्चुअली। अगर हम हाथों का बराबर उपयोग करें, हम एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हाथ की वजह से ही हम स्वस्थ रहते हैं। आज अगर हम चर्चा करें कि कौन लोग ज्यादा स्वस्थ हैं, जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यूज करते हैं या जो एक्टिव हैं। जो लोग एक्टिव हैं वो ज्यादा स्वस्थ है। और एक्टिव जब होते हैं तो हमारे शरीर के कौन से हिस्से ज्यादा यूज होते हैं? हाथ और पैर ही ज्यादा यूज होते हैं। चाहे वॉकिंग करें, चाहे एक्सरसाइज करें, किसी भी तरह की एक्टिविटी करें, हाथ और पैरों के नियमित रूप से, हाथ और पैरों के नियमित उपयोग से ही हमारे स्वास्थ्य की उपयोगिता बनती है। तो इस तरीके से, लेकिन हाथ और पैर का उपयोग न केवल हमें स्वस्थ रखने के अंदर कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम इसका उपयोग उपचार करने के अंदर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सुजोग थेरेपी इन इमरजेंसीज, आपात स्थितियों में सुजोग चिकित्सा का उपयोग। ये हमारा जो मेन सब्जेक्ट आज है, कैसे उसको यूज करें ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर हम लोगों की जान बचा सकें। नेक्स्ट प्लीज। सुजोग थेरेपी द्वारा उपचार देकर आपात स्थिति में रोगी के प्राणों की रक्षा की जा सकती है। अगर इस सही तरीके से इसका उपयोग कर सके मौके पर ऐसे नहीं, मेरे लाइफ के अंदर मेरे हजारों स्टूडेंट्स के, सैकड़ों नहीं हजारों स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने बुरे वक्त के अंदर लोगों की मदद कर उनकी जान बचाई है। तो ये सुजोग थेरेपी का अगर समुचित उपयोग किया जाए, मौके पर समुचित उपयोग किया जाए, तो हम रोगी के प्राणों की रक्षा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं जो एक सरल तरीके से शुरू करते हैं, कुछ फर्स्ट एड टेक्निक्स, और स्पेशली इन केसेस ऑफ ब्लीडिंग के कुछ केसेस लिए मैंने, जो आज के जमाने में काफी आम है। 3 ब्लीडिंग के केसेस हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरह की ब्लीडिंग हो तो उसको हम कैसे सरल तरीके से बिना दवा के और बिल्कुल अल्प समय में किस तरीके से ब्लीडिंग को रोका जा सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और बिल्कुल सरल तरीके से रबर बैंड से, खाली ये रबर बैंड जो हर जगह उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध है, इससे किस तरीके से किसी भी तरह की ब्लीडिंग को हम ठीक कर सकेंगे, हम देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो पहले देखेंगे नोज ब्लीड। अगर नक्सीर आ जाए, और कई बार बच्चों को जब नक्सीर आती है तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो मुश्किल का काम होता है, और इधर उधर भागदौड़ मच जाती है और नक्सीर रुकती नहीं है। तो बिल्कुल एक सरल तरीका है कि कैसे नक्सीर को रोका जाए। तो इस अंगूठे, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, तो पिक्चर के अंदर एक नाक का एरिया बताया हुआ है, और इस नाक के एरिया के ऊपर इस तरीके से रबर बैंड लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? इस तरीके से रबर बैंड लगा दिया जाए, और रबर बैंड को टाइट कर दे, और टाइट करने के बाद में रबर बैंड जब हर्ट करने लगे, यानी ये एरिया जब नीला पड़ना पड़े, और ये जब दर्द करने लगे, और दर्द इतना करने लगे कि अब ये दर्द अनबियरेबल होने लगे, तब इस रबर बैंड को खोल दें धीरे धीरे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रबर बैंड लगाना से ज्यादा रबर बैंड खोलना कैसे है, ये आपको अच्छी तरह से आइडिया होना चाहिए। रबर बैंड लगाएं, जब तक वो सहन किया जा सके तब तक रखें, और उसके बाद में टर्न बाय टर्न, बिना झटका लगाए हुए बिना जर्क क्रिएट किए हुए, ऐसे नहीं खोलें एक झटके से नहीं खोलना है। झटके से खोलेंगे तो ये उल्टा काम कर सकता है। इसीलिए लगाने के बाद में जब रबर बैंड खोलना है, तो रबर बैंड कैसे खोलना है? टर्न बाय टर्न, धीरे धीरे खोलना है। तो नक्सीर को बिल्कुल कुछ ही मिनट के अंदर
कुछ ही सेकंड्स में इवन आप इस तरीके से रोक सकते हैं, और ये नक्सीर रोकने का एक तरीका है। नेक्स्ट प्लीज। एक और तरीका नक्सीर रोकने का है, ये मैंने बताया हाथ के अंदर रबर बैंड कैसे लगाना है। रबर बैंड लगाकर उसका टर्न, एक टर्न अपने हाथ में रखना चाहिए ताकि खोलने में आसानी रहे। ऐसा नहीं ऐसे छोड़ देते हैं फिर ढूंढते हैं कि वो कैसे खोलें, वो टर्न कहां पर है खोलने के लिए। तो खोलने के लिए आप अपने कंट्रोल में रखो इसको, ताकि जब खोलना हो तो धीरे धीरे आराम से खोल सके, छोड़ना नहीं है। एक और दूसरा तरीका है, अगर आपको नाक का एरिया समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ लगाएं नाक, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद में अच्छी तरह से मालूम पड़ता है, क्योंकि इतने एरिया में नाक का हिस्सा है। अब नाक का हिस्सा थोड़ा ऊपर है कि बीच में है, नीचे है, कभी कभी भूल सकते हैं कि नाक का एरिया कहाँ पर है। तो उसका एक सरल तरीका और है, अंगूठे की जड़ में रबर बैंड लगा दे। कहां पर लगा दे? अंगूठे की जड़ में रबर बैंड लगा दे। अंगूठे की जड़ में टाइट, एक एक टर्न नहीं, कई सारे टर्न लगाने, कई सारे टर्न लगाकर टाइट लगा देने। टाइट लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर खून का दौरा रुकना शुरू हो जाएगा, ये अंगूठा नीला पड़ना शुरू हो जाएगा। और जब ये अनबियरेबल हो जाए, ये जब अनबियरेबल हो जाए तब इसको धीरे धीरे खोल दे, तब इसको धीरे धीरे खोल दे। जब अनबियरेबल हो जाए तो इसको धीरे धीरे खोल दें। तो ये इस तरीके से नोज ब्लीड का हम उपचार कर सकते हैं। ये एक दो बार करने से ही ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं कि 20-25 बार करना पड़ेगा। एक दो बार करेंगे, एक आध मिनट पहली बार रखेंगे, उसी में काम हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा एक बार और लगाने की जरूरत पड़ेगी, ये तुरंत ठीक हो जाता है नक्सीर। हाँ जरूर, अगर उसको किसी को बार बार नक्सीर होती है तो फिर उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना जरूरी है। उसका रोग का कारण क्या है उसका निवारण करना है। ये टेक्निक है खाली फर्स्ट एड की तरीके से, लेकिन उसका रोग का निवारण करना हो जिसको बार बार होता है, तो उसको फिर अच्छी तरीके से समझकर उसका सुजोग थेरेपी से ही, कोई दूसरी चिकित्सा की बात नहीं करता, सुजोग थेरेपी से ही उसका उपचार किया जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। ये यूट्राइन ब्लीडिंग, ये महिलाओं के लिए, आज महिलाओं का एक प्रोग्राम है तो मैंने उसको इसलिए लिया है कि कई बार मेंसेस के अंदर, मंथली साइकिल के अंदर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, उससे बड़ी समस्या हो जाती है, महिलाएं एनीमिक हो जाती है, महिलाओं को वीकनेस और कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगेन ये मुख्य कारण का तो उपचार करना ही पड़ेगा, मुख्य कारण का उपचार ही करना ही पड़ेगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और जब किसी भी दूसरे तरीके का उपचार काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूं जिससे ये इस तरीके से काम करेगा। तो इसको करना क्या है, या तो थोड़ा सा चौड़ा रबर बैंड लें, और चौड़ा रबर बैंड नहीं हो तो 2-3 रबर बैंड मिला दें, 2-3 रबर बैंड मिला दें, और इस तरीके से इस एरिया के अंदर जो मैंने ये पिक्चर बता रखी है, इसके अंदर रबर बैंड इस तरीके से लगा के, थोड़ा टाइट रहना चाहिए, राइट लगाना है, इस तरीके से रबर बैंड लगा दें, इस तरीके से, इस तरीके से रबर बैंड लगाएं और रबर बैंड लगाकर रखें, इसको टाइट होगा। जब हट करने लगे तो धीरे से खोल दे वापिस। अगेन ब्लीडिंग को रोकने के लिए रबर बैंड जब भी हटाना हो, धीरे धीरे हटाना बिना जर्क के, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। इसका एक सरल तरीका और है, अगर ये एरिया समझ में नहीं आता हमारे को कहां लगाएं कैसे लगाएं, तो इसका सरल तरीका है, किसी भी उंगली का, किसी भी उंगली के जड़ के अंदर, ये नीचे किसी भी उंगली के जड़ के अंदर, किसी भी उंगली के जड़ के अंदर इस तरीके से रबर बैंड लगा दे, रबर बैंड लगा दे। वही तरीका है कि लगा के रखें, जब ये हर्ट करने लगे तब खोल दें। नोज ब्लीडिंग के केस के अंदर तो नोज ब्लीडिंग को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी वक्त ठीक हो जाए, लेकिन मेंसेस और ये यूट्राइन ब्लीडिंग तो डे लॉन्ग चलती है। तो इसके लिए ये आपको दिन में कई बार करना है, एक बार में 3-4 बार करें और हर 2-3 घंटे बाद में इसको रिपीट करें, और आपको तुरंत इसके अंदर आराम मिल जाएगा। हो सकता है पहली बार में मिल जाए, लेकिन जरूरत पड़े तो आपको दोबारा इसको और करना चाहिए। तो ये यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए इस तरीके से रबर बैंड को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखो यूट्राइन ब्लीडिंग का मैंने आपको एक्सप्लेन किया किस तरीके से रबर बैंड लगाएं और किस तरह से रबर बैंड लगा के रखें और किस तरह से धीरे धीरे उसको खोलें। नेक्स्ट प्लीज। ये एक और ब्लीडिंग पाइल्स, ये भी बहुत आजकल काफी बड़ी समस्या है, और कई बार जब ब्लड जाने लगता है तो वो इतना ज्यादा जाने लगता है कि वो तकलीफ वाली बात हो जाती है। तो उसके लिए भी एक सरल तरीका मैंने आपको के लिए क्रिएट किया है कि इसमें रबर बैंड का उपयोग ना करके इसके लिए एक सरल टेक्निक है। ये टेक्निक आप उसमें भी काम में ले सकते हैं,
यूट्राइन ब्लीडिंग में भी काम में ले सकते हैं, नोज ब्लीडिंग में भी काम में ले सकते हैं। लेकिन रबर बैंड की टेक्निक सरल है और तुरंत प्रभाव देती है, और उसके लिए उस एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना जरूरी नहीं है। आपको जस्ट इसके जड़ में लगा दिया, अंगूठे में लगा दिया, अंगूठे की जड़ में लगा दिया, तो भी हमारा काम हो जाता है। लेकिन पाइल्स के केस के अंदर ये जो हथेली का जो पीछे का हिस्सा है, ये हथेली का जो पीछे का हिस्सा है, ये जो 2 उंगलियां हैं, बीच की 2 उंगलियां, उसके सेंटर के अंदर, हथेली के अंदर, ये बीच की जो 2 उंगलियां हैं, इसके ऊपर यहां पर आइस क्यूब से उसको ठंडा करें। फ्रिज में से एक आइस क्यूब ले लो, अगर डायरेक्ट लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉलीथीन की थैली में डाल लो और उस आइस क्यूब से ठंडा सेक करना उसके ऊपर काफी देर तक। ये चिल्ड हो जाए, थोड़ी देर हटा लो, वापस करो, फिर चिल्ड हो जाए, फिर हटा लो, फिर वापस कर लो। तो लगातार कुछ मिनट तक आपको उसके ऊपर करना है। तो जिस वक्त ब्लीडिंग ज्यादा है उस वक्त करें, उसी वक्त फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ये दोबारा ब्लीडिंग हो रही है तो इसको दोबारा करें, 2 बार करें, 3 बार करें। और ब्लीडिंग पाइल्स के अंदर एक थोड़ी सी आइस क्यूब की मसाज से, और आइस क्यूब का करना है, ये पीछे इस हथेली में दिखाया हुआ है और मैंने आपको मॉडल में बताया है कि आइस क्यूब को कहां पर लगाना है, इन बीच की 2 उंगलियों के सेंटर में, बॉटम के अंदर, हथेली के बॉटम में, बैक साइड के अंदर अच्छी तरीके से आइस क्यूब की मसाज करें और उसको ठंडा कर दें। ठंडा सेक करना एक तरीके से, ये समझ लें। और इस तरीके से ब्लीडिंग पाइल्स के ब्लड को तुरंत रोका जा सकता है। ब्लीडिंग पाइल्स के ब्लड को तुरंत रोका जा सकता है। एक्चुअली किसी भी तरह की ब्लीडिंग को सुजोग थेरेपी से कुछ मिनटों में ही रोका जा सकता है, किसी भी तरह की ब्लीडिंग को। लेकिन उसके लिए हमारे को सब्जेक्ट की पूरी गहन जानकारी होना चाहिए कि कौन सी ब्लीडिंग को रोकने के लिए किस जगह लगाना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कौन सा एरिया हमारे हाथ में किस जगह मौजूद है। लेकिन ये 3 जो कॉमन है ब्लीडिंग, उन कॉमन ब्लीडिंग्स के मैंने केसेस आपको समझाए हैं और इसका आप उपयोग कर सकते हैं जरूरत पर। तो रबर बैंड टेक्निक से इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, आज के जमाने की, मॉडर्न जमाने की सबसे खतरनाक बीमारी। क्या कहते हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस, एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर। शायद ही कोई ऐसा हो जो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं करता हो आज के जमाने में। ठीक है, वो ब्लड प्रेशर है, आपका कंट्रोल है, वो बात ठीक है। लेकिन अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिसको कहते हैं एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक उच्च रक्तचाप, अत्यधिक किसको कहते हैं? 180 से ऊपर चला जाए, नीचे वाला 120, 110, 120 के ऊपर चला जाए, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये तुरंत ब्रेन हेमरेज कर सकती है। ये स्ट्रोक में इसका रिजल्ट स्ट्रोक में हो सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर समय पर, समय रहते अगर इस ब्लड प्रेशर को कम नहीं किया जाए तो ये पेशेंट के, व्यक्ति के जान पर बन सकती है। ये जानलेवा है। और ज्यादातर आकस्मिक जो मृत्यु है उसके अंदर सबसे बड़ा कारण हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस के केस के अंदर आप कैसे उस वक्त इमीडिएटली उसका ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। मैंने बताया हाइपरटेंसिव क्राइसिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इट इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसीज का सबसे मुख्य कारण है ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अचानक ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना और उससे कई तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट प्लीज। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए सबसे पहला और सबसे सरल तरीका, सबसे पहला, सबसे सरल और इफेक्टिव तरीका, ये कुछ लोगों की नहीं, बड़ी संख्या के अंदर, और मेरे तो ऐसे ऐसे किस्से हैं जो लोगों ने फ्लाइट के अंदर, जो किसी के साथ में ऐसी दुर्घटना घटी और फ्लाइट में जो मेरा स्टूडेंट रहा या मेरे जिसका ने लेक्चर सुना है उसने तुरंत उस पेशेंट को ठीक कर दिया। सैकड़ों ऐसे केसेस है। किसी के मिडनाइट के अंदर, किसी पड़ोसी के रात को बिरात को, कितने सारे मेरे पास में टेस्टिमोनियल है। बहुत सरल तरीके से हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, एक तो रबर बैंड टेक्निक, और रबर बैंड टेक्निक का लगाना है, ये आपको जो अंगूठे की टिप के ऊपर लगाना है। कहां लगाना है? अंगूठे की टिप के ऊपर। वही तरीका, रबर बैंड लगा दो, टाइट कर दो, रबर बैंड लगा के टाइट कर दो अंगूठे की टिप के ऊपर। कब तक लगा के रखना है? टाइट लगाना है। और कब तक लगाना है? कि जब तक ये दर्द ऐसे नहीं होने लगे, ये नीला पड़ने लगे और दर्द ऐसे नहीं होने लगे तो धीरे धीरे खोलना है। वापिस अगर आप नोट बना रहे हैं तो आपको नोट में अंडरलाइन करके लिखना है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो
ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, रबर बैंड को खोलते वक्त धीरे धीरे खोलना है बिना किसी जर्क के. देयर शुड बी नो जर्क, इट शुड बी अनटर्न, टर्न बाय टर्न. एक एक टर्न को आपको, एक एक राउंड को आपको इसको अनटर्न करना है. तो ये रबर बैंड शुड बी रिमूव्ड अनटर्न ग्रेजुअली विदाउट कॉजिंग ए जर्क. मैंने बताया 2 से 5 मिनट तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आपने ऐसा लगाया तो 2 मिनट भी रह जाओ, आपको सहन होता तो 5 मिनट भी लगा सकते हैं. तो 2 से 5 मिनट तक रबर बैंड इस तरह से लगाओ, फिर धीरे धीरे खोलो. हो सकता है थोड़ा सा कम हुआ हो, लेकिन अभी भी पूरा कम नहीं हुआ है तो दोबारा एक बार और लगाओ, दोबारा लगाओ, एक 3-4 बार लगाओ और ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज में आने की पूरी पूरी संभावना है. तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की हाइपरटेंसिव, अगेन अगेन मैं आपको ये बता रहा हूं, ये उपचार नहीं है, ये मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट है. उपचार के लिए नियमित रूप से सिस्टमेटिक तरीके से बीमारी के मूल कारण पर काम करके उसका उपचार करना पड़ेगा, सुजोग थेरेपी से, सुजोग थेरेपी से. लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए आपको उपचार करना ही नहीं आता है, आपने सुजोग सीखा ही नहीं है, और आपके परिवार में ऐसी घटना घट जाए तो क्या करें? उस वक्त ये कर लें. और ऐसा बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है दुनिया भर के अंदर. तो ये आप हाइपरटेंसिव क्राइसिस को जरूर लिखें, क्योंकि ये एक आम समस्या है आज के जमाने में, और ये कभी ना कभी ऐसा मौका आता ही है जब हम इससे दो चार हो सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. एक और हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, एक आप ये मेडिकल जो सर्जिकल टेप है, माइक्रोपोर टेप जिसको कहते हैं, इस प्लास्टर से कुट्टू के दाने, बकवीट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कुट्टू के दाने, ये सारी फिंगर टिप्स के ऊपर 2-2 3-3 कुट्टू के दाने टेप के माध्यम से लगा दें, सर्जिकल टेप के माध्यम से, और फिर इनको एरिया को दबाना है. सुजोग थेरेपी में एक जो मुख्य ट्रीटमेंट की टेक्निक है, उस कॉरस्पोंडेंस एरिया जो संबंधित ऑर्गन बॉडी का जो है, उसका हाथ का जो इमेज का जो पॉइंट है, उस एरिया के ऊपर स्टिमुलेशन करना. स्टिमुलेशन यानी प्रेशर के साथ में दबाव देकर उसकी मसाज करना. तो ये यहाँ पर आप कुट्टू के सीड लगा दें. समझो कि आपको पेशेंट को एक बार तो आपने रबर बैंड से ट्रीटमेंट करके उसका ब्लड प्रेशर कम कर दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी कि ये स्टेबल रह जाए, हो सकता है वापस हो जाए. तो उस एरिया के ऊपर आप कुट्टू के बीज लगाकर, कुट्टू के दाने लगाकर टेप से लगा दें, और पेशेंट स्वयं उसको समय समय पर अच्छी तरीके से दबाता रहे, समय समय पर दबाए और अच्छी तरीके से दबाए. एक एरिया को दबाए तो कम से कम आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक जरूर दबाए. ऐसा नहीं 1-2 बार इधर दबा दिया, 1-2 बार इधर दबा दिया, इस तरह से नहीं. इसको दबाए तो आधा से लेकर 1 मिनट तक दबाए, फिर इसको दबाए आधा लेकर से 1 मिनट तक दबाए. और कैसा दबाना है? बियरेबल प्रेशर के साथ में. दर्द होना चाहिए दबाने से. दर्द कितना? जो टॉलरेबल कैपेसिटी में हो. ऐसा नहीं कि बिल्कुल दर्द भी ना हो और इतना भी दर्द नहीं कि दर्द के मारे आपके प्राण निकल जाए और चीख निकल जाए. दर्द हो लेकिन टॉलरेबल इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से. तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि जो पांचों फिंगर टिप्स है, हमारी पांचों फिंगर टिप्स के ऊपर बकवीट लगा दें सर्जिकल टेप की मदद से, मेडिकल टेप की मदद से, और इसके ऊपर स्टिमुलेशन करें. नेक्स्ट प्लीज. एक और सरल तरीका है और ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है. ये फिंगर टिप्स के ऊपर ब्लैक पेंट कर दें, काला, काले रंग से इसको पेंट कर दें. सारी फिंगर टिप्स को काले रंग से, काला रंग लगा दें इस पर. मार्कर पेन से, स्केच पेन से, किसी भी तरीके से. बढ़िया हो कि स्केच पेन लें, ज्यादा केमिकल ओरिएंटेड, ये जैसे व्हाइट मार्कर पेन जैसे अगर मजबूरी है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं तो स्केच पेन वगैरह नेचुरल तरीके के जो मार्कर्स हैं जो ज्यादा केमिकली ओरिएंटेड नहीं हो, इस तरीके से इसके ऊपर आप क्या लगा दें, काले रंग का पेंट कर दें. 5 उंगलियों पे, 5 नहीं 10 उंगलियों पे, 10 उंगलियों की टिप्स के ऊपर ब्लैक पेंट कर दें. तो इससे भी हाइपरटेंसिव क्राइसिस का जो फेज है उससे आप उसको आराम पहुंचा सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये भी एक तरीका है, क्योंकि हाइपरटेंसिव क्राइसिस सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व है वो है ब्रेन. मेन ऑर्गन जो उस वक्त हमारे को जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ब्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस केस के अंदर. तो ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिकली ये ब्रेन का एरिया है, यानी अंगूठे के ऊपर. मैंने बताया ना रबर बैंड भी हमने यही लगाया ना, रबर बैंड ही लगाया यहाँ पर. तो ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के इस एरिया के ऊपर आप रबर बैंड नहीं लगाकर आप उस एरिया के ऊपर आगे और पीछे दोनों तरफ नाखून को मिलाते हुए, नाखून और उसके आगे के ऊपर अच्छी तरीके से प्रेशर देके मसाज कर सकते हैं. और ये टेक्निक वो लोग भी यूज कर सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हायर साइड में रहता है, वो रेगुलर करें.
ये टेक्निक है, जब बड़ा हुआ हो तो करना ही करना है। और जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हायर रेंज में रहता है तो वो नियमित रूप से इसको करते हैं, तो धीरे धीरे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने की संभावना है, पूरी संभावना है, हो जाएगा ज्यादातर। और ये रबर बैंड टेक्निक जो मैं आपको ब्लड प्रेशर की बता रहा हूं, ये रबर बैंड टेक्निक मेरे सर्किल के अंदर जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो सर्जिकल यूनिट में इनका प्रयोग किया उन लोगों ने। कभी कभी सर्जरी के पहले ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, एंजाइटी की वजह से, डर की वजह से, और दवा से भी काबू नहीं होता है। ऐसे केसेस के अंदर इस रबर बैंड टेक्निक ने काम किया है, जहां पर दवा भी काम नहीं करती है, जहां पर भी दवा भी काम नहीं करती है। ऐसे टेस्टिमोनियल है, डॉक्टर्स के टेस्टिमोनियल है इसके पास, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। लेकिन बहुत इफेक्टिव मेथड है, इसका आप जरूर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक और तरीका है हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर, ये अंगुलियों का ये जो बीच का हिस्सा है, बीच की उंगलियों का बीच का हिस्सा, बीच की उंगलियों का बीच का हिस्सा, यहां पर पीली सरसों लगा दे। क्या लगा दे? येलो मस्टर्ड, पीली सरसों आती है, वही सर्जिकल टेप की मदद से इसके ऊपर लगाएं और इस एरिया के ऊपर पीली सरसों बांध दे, पीली सरसों बांध दे। या फिर कैप्सिकम प्लास्टर आता है मेडिकल स्टोर पर, कैप्सिकम प्लास्टर, कैप्सिकम प्लास्टर, वो प्लास्टर लगा दे, कैप्सिकम प्लास्टर लगा दे। ये बीच की उंगलियों के बीच के हिस्से के ऊपर कैप्सिकम प्लास्टर लगा दे। कैप्सिकम प्लास्टर नहीं हो तो आपके पास में घर पे जो सरसों है, पीली सरसों के बीज टेप के ऊपर लगाएं और उसके ऊपर बांध दें, और उसके ऊपर वही स्टिमुलेशन देके उसकी मसाज करें, यूज करें इसको। तो इससे भी ब्लड प्रेशर के ऊपर काफी नियंत्रण पहुंचता है। जरूरत पड़े, अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस बहुत एक्सट्रीम है, यानी 200 तक पहुंच रहा है, तो एक से ज्यादा मेथड को यूज कर लो एक बार में। जरूरी नहीं कि एक आपने रबर बैंड भी कर लिया, काला रंग भी लगा दिया, ब्रेन का मसाज भी कर दिया, 2-3 टेक्निक को मिक्स कर लो। अगर डेंजरस सिचुएशन लगती है तो 2 या 3 टेक्निक को आराम से मिक्स किया जा सकता है। ज्यादातर केस में रबर बैंड टेक्निक अकेले से ही काम हो सकता है। मेरे एक नहीं बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि रबर बैंड टेक्निक अकेले से काम होता है। लेकिन अगर नहीं होता है और सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो आप उसका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, और उस कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन इसका भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये तो जरूरी है, ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर, ये बहुत लास्ट के अंदर, जब पेशेंट का एक बार आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया रबर बैंड लगाकर या उस एरिया के ऊपर मसाज कर कर, उसके बाद में भी वो स्टेबल रखने के लिए और वापस वो डेंजरस सिचुएशन में नहीं आए, उसके लिए हम उस पूरे एरिया की लंग्स और हार्ट, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस का असर ब्रेन पे पड़ता है, लेकिन मेन कारण तो ऑर्गन तो हार्ट है उसके अंदर, और हार्ट को अच्छी तरीके से वर्क करवाने के लिए लंग्स का पूरा उपयोग है। तो लंग्स और हार्ट, ये वाला हिस्सा, ये वाला हथेली का जो हिस्सा है, ये लंग्स और हार्ट के एरिया के ऊपर, और अच्छी तरीके से आप किसी भी तरीके से मसाज कर सकते हैं। कोई भी तरीका हो, उंगलियों से कर लो, आपके पास में कोई इस तरह का टूल हो, और टूल नहीं हो तो आपको पेन के पीछे का हिस्सा किसी भी तरीके से इस तरीके से इसकी मसाज कर सकते हैं। अपना इस तरीके से मसाज कर सकते हैं, इस तरीके से मसाज कर सकते हैं, इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इस एरिया की पूरे की मसाज करनी है, इंक्लूडिंग ब्रेन। तो लंग्स, हार्ट और ब्रेन के कॉरस्पॉन्डेंस एरिया की, ये तब, ये एक बार पूरा पहले जो हमने डिस्कस किया उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल आया, वो सिचुएशन वापस न डेवलप हो, उसके लिए ये वापस उसके थोड़ी बाद में इसका उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये और इंपॉर्टेंट बात है, ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस तो स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज को न्योता देता है। या तो ब्रेन हेमरेज होता है या स्ट्रोक, वो एक ही बात है, और तुरंत पेशेंट को कोलैप्स हो सकता है, पैरालिटिक अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसी ही एक गंभीर बीमारी हार्ट अटैक, और मैंने आपको जब शुरू में बोला था, ये कोविड के दिनों के अंदर हार्ट के पेशेंट को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हार्ट के पेशेंट बिना उपचार के चले गए, क्योंकि उपचार ही नहीं मिल पाया। हॉस्पिटल्स पे कोविड वालों का इतना लोड कि पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल घूमे और पेशेंट एम्बुलेंस में दम तोड़ गया। तो ये हार्ट अटैक या कार्डियक इनसफिशिएंसी या श्वास लेने में कठिनाई, 3 चीजों को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। बहुत यूजफुल है, किसी की जान बचा सकते हो। मेरे अपने जीवन में 3 केसेस घटनाएं घटी है जिसमें हम व्यक्ति की जान बचा सके, और मेरे स्टूडेंट्स के तो बहुत सारे एग्जांपल ही हैं। मेरे अपने 3 व्यक्तिगत हैं जिसके अंदर हम ऐसा कर पाए। नेक्स्ट प्लीज।
ये तो मैंने बताया, एक्यूट कार्डियक इनसफिशिएंसी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कॉज पेशेंट्स डेथ, मैंने बताया ही है। हार्ट अटैक भी एक ऐसी बीमारी है, जब तक आपको उस निर्धारित समय में समय पर चिकित्सा न मिले, समय पर चिकित्सा न मिले तो उसकी जान जा सकती है। तो समय पर चिकित्सा मिलना आज के मरे में, और स्पेशली बड़े शहरों में पेशेंट को ले जाएंगे गाड़ी में, एम्बुलेंस आएगी जाएगी, तब तक के लिए तो पेशेंट को आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो तब तक के लिए भी हम उसको, पेशेंट को बचाएं तो उसकी जान बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये एरिया मैंने आपको पहले डिस्कस किया ही है, ये एरिया डिस्कस किया है, और इस एरिया के लिए वापस बता देता हूं। अगर हार्ट अटैक है तो हार्ट का कॉरस्पॉन्डेंस एरिया अच्छी तरह से स्टिमुलेट होना जरूरी है। आप हार्ट की जगह किसी और जगह करेंगे, फिर सुजोग थेरेपी की बदनामी करेंगे कि मैंने तो किया लेकिन फायदा ही नहीं हुआ। फायदा कब होगा? जब हार्ट के एरिया पर करेंगे तो। और हार्ट का एरिया मैंने आपको बताया, अच्छी तरह से समझाया। कैसे समझाया? हार्ट कहां पर है? पहली बात तो अंगूठे की सीध में है। ये हिस्सा हथेली का जो उभरा वाला हिस्सा है, लाइफ लाइन के अंदर अंदर, लाइफ लाइन के बाहर जाना ही नहीं, लाइफ लाइन के अंदर अंदर हथेली का उभरा वाला हिस्सा है, वो चेस्ट है, जिसमें से लंग्स और हार्ट है। तो लंग्स तो पूरे चेस्ट में है, इसलिए कहीं भी करें लंग्स कवर हो जाते हैं। यानी दोनों लंग्स को कवर करना है तो पूरे एरिया का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लंग्स कवर हो गए। लेकिन हार्ट को स्पेसिफिकली कवर करना है तो हमारे को हार्ट अटैक में हार्ट पे फोकस करना जरूरी है उस वक्त। तो हार्ट को फोकस करने के लिए क्या करना है, मैंने तरीका बताया। हार्ट को, ये बीच की उंगली को देखो आप, बीच की उंगली से पे ये उंगली रखो दोनों, और अंदर की तरफ आ जाओ, बीच की उंगली की सीध में अंदर की तरफ आ जाओ, और अंगूठे के नीचे जहां पहुंचे ये हिस्सा हार्ट का है। आराम से निकाल सकते हैं, एक्यूरेट हार्ट का हिस्सा निकाल सकते हैं, अंदाज से नहीं निकाल सकते। यानी बीच की उंगली इसकी सीध के अंदर अंदर आ जाओ, अंगूठे के नीचे तक आ जाओ, और ये हार्ट का एरिया हो गया। और इस एरिया के ऊपर अच्छी तरीके से दबाव देना है। हार्ट अटैक के अंदर पेशेंट आपके दबाव देने के दर्द से चिल्लाने लगे तो भी कोई चिंता की बात नहीं। आपके उंगलियां घबराहट के बारे में काम नहीं कर रही है, क्योंकि अपने परिवार में हो तो हमको, पेशेंट से ज्यादा हमको भी घबराहट है, तो हमारे हाथ ही नहीं चलते, हम प्रेशर ही नहीं दे पाते। तो जो चीज आपके सामने आ जाए, पेन सामने आ जाए, चाबी सामने आ जाए, कोई भी चीज सामने आ जाए, उस चीज को लेकर उसके ऊपर अच्छी तरीके से पेनफुल, एक्सट्रीमली पेनफुल, रियली हार्ड प्रेशर देना है। यहां पर इस यहां पर कोई घाव हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, चिंता की बात नहीं है, अभी तो जान पर बनी हुई है। तो उस वक्त आपको ये पेशेंट को टॉलरेबल पेन होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ये नहीं। उस वक्त तो आपको पूरा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देकर उसके ऊपर स्टिमुलेशन करना है, पूरा स्ट्रॉन्ग। कब तक करना है? जब तक पेशेंट कोई सिम्टोमेटिकली उसको इंप्रूवमेंट ना दिखे, उसका चेस्ट का पेन, उसकी सांस की तकलीफ, उसमें आराम ना आ जाए, तब तक करना है। और यहां पर करने से पेशेंट को काफी दर्द हो गया, ये छोड़ के इधर कर दो, या घर में दो लोग हैं तो एक जना यहां पर करो, एक जना दूसरे हाथ में करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक में आपको पेशेंट के ये जो ट्रीटमेंट का पेन है उसके बारे में नहीं सोचना है, चिल्लाने दो उसको। खाली ये पूछ लो कि तू इसकी वजह से चिल्ला रहा है या तकलीफ की वजह से चिल्ला रहा है। यूजुअली वो इसकी वजह से चिल्लाएगा, तो उसके ऊपर अच्छी तरीके से, कोई टाइम का क्राइटेरिया नहीं है, आधा मिनट करना कि 1 मिनट करना, कोई क्राइटेरिया नहीं है। पूरा अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देना है। थोड़ा सा जितना आपने अनुमान लगाया उससे बड़े एरिया पे देना है, ताकि हार्ट का एरिया मिस ना हो जाए। और अच्छी तरीके से जब तक पेशेंट को रिलीफ ना आ जाए तब तक उसको इम्प्रूव देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली बात तो ये, आपको ये ट्रीटमेंट करना है हार्ट के कॉरस्पॉन्डेंस एरिया पे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये हार्ट का एरिया मैंने आपको वापस समझा दिया कि हाथ, हथेली के अंदर हार्ट का हिस्सा कहां पर है। इस पिक्चर को आप देख सकते हो, उंगली में भी हार्ट का हिस्सा है। ये बीच, उंगली का बीच वाला हिस्सा, उंगली का बीच वाला हिस्सा, इसका नीचे का आधा पार्ट, किसी भी उंगली का मिडिल पार्ट, उस मिडिल पार्ट का लोअर हाफ, किसी भी उंगली का मिडिल पार्ट, उस मिडिल पार्ट का लोअर हाफ, इसके अंदर हार्ट का कॉरस्पॉन्डेंस एरिया है।
तो उसके ऊपर भी आप मसाज कर सकते हैं। आपके पास में सुजो का कोई आइटम हो, जैसे ये अंगूठे के ऊपर पहनने का ये थंब पैड है, ये थंब पैड को अंगूठे पे पहना जा सकता है और उसके ऊपर अच्छी तरीके से ये यहाँ पर इसके स्पाइक्स निकले हुए हैं, ये स्पाइक्स की मदद से उस एरिया पे कर सकते हैं, इस एरिया पे कर सकते हैं। नहीं तो मैंने बोला जो चीज आपके हाथ में आ जाए उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हार्ट का एरिया के ऊपर आपको स्टिमुलेशन करना है, तो ये हार्ट का एरिया, इसका स्टिमुलेशन। नेक्स्ट प्लीज। रबर बैंड एक और टेक्निक है। ये हार्ट का एरिया तो आप मसाज करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा एक और काम करना है। ये बीच की दोनों उंगलियों के जड़ के अंदर, बीच की दोनों उंगलियों के जड़ के अंदर, ये बीच की दोनों उंगलियों के जड़ के अंदर रबर बैंड लगा दें। बीच की दोनों उंगलियों के जड़ में रबर बैंड लगा दें, क्योंकि हार्ट को लेग्स के अंदर ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तो हम वहां पर उसकी सप्लाई को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच की दोनों उंगलियों के ऊपर रबर बैंड लगा दें। और ये ज्यादा टाइट नहीं लगाएं, ज्यादा टाइट लगाए तो उसको खोलना पड़ेगा। इसको थोड़ा टाइट रखें लेकिन बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखें, और इसको लूजली अप्लाई करें। लूज का मतलब बिल्कुल लूज नहीं, टाइट तो करना, इतना टाइट नहीं कि उसको वापस खोलना पड़े, ये नीली पड़ जाए, सुन्न पड़ जाए उंगली, इतना लूज टाइट ना लगाएं। टाइट लगाएं लेकिन इतना टाइट ना लगाएं कि ये उंगली सुन्न पड़ने लग जाए, नमनेस आ जाए, इतना टाइट नहीं लगाएं। लेकिन बीच की दोनों उंगलियों में रबर बैंड लगा दें। तो ये रबर बैंड लगा दें बीच की उंगलियों में, हार्ट का कॉर्स्पोंडेंस एरिया के ऊपर अच्छी तरह से स्टिमुलेशन करें, तो ये हार्ट अटैक की स्थिति से पेशेंट को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। एक और तरीका है, एक और तरीका है पेशेंट को, अगर ये जब कर सकते हैं एक के बाद एक करें। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट के एरिया के ऊपर ट्रीटमेंट करना। इसको तो लगा के छोड़ देना है, इसके बाद में ट्रीटमेंट है हार्ट के एरिया पर। एक और जो बहुत ही बढ़िया तरीका है, इसके अंदर क्या है, ये अंगूठे को पकड़कर, अंगूठे को पकड़कर बाहर की तरफ ट्विस्ट करना है। क्या करना है, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। ये देखो अंगूठा है, अंगूठे को पूरा पकड़ लिया हथेली से और बाहर की तरफ ट्विस्ट करके होल्ड करना है। बाहर की तरफ पूरा अंगूठा पकड़ लिया अच्छी तरह से टाइट, और उसको पकड़कर बाहर की तरफ ट्विस्ट करके होल्ड करना है। तो एक, अगर एक हाथ में कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो दूसरे हाथ में कोई दूसरा व्यक्ति इसको कर ले, बाहर की तरफ ट्विस्ट करना है, बाहर की तरफ ट्विस्ट करना है। तो ये एक तरीके से सुजो का सीपीआर है। आपको मालूम है ना, हार्ट पे हार्ट अटैक होता तो सीपीआर देते हैं तुरंत, चेस्ट के ऊपर दबाते हैं, ये करते हैं, चेस्ट के ऊपर पंपिंग करते हैं, मुंह में सांस देते हैं, ये सीपीआर है। तो ये सीपीआर तो हर एक को ट्रेनिंग नहीं होती है, जिसको ट्रेनिंग होती है वही सीपीआर दे सकता है। तो ये हम सुजोग से कैसे सीपीआर दे सकते हैं, ये सुजोग का सीपीआर है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने आपको बताया हार्ट का पॉइंट का ट्रीटमेंट, और इसके ऊपर मैंने आपको पहले डिस्कस किया ही है। हार्ट का ट्रीटमेंट यहाँ पर करना है, उंगलियों से कर सकते हो, नकल से कर सकते हो, कोई पेन की पीछे की नॉब से कर सकते हो, जो भी आए इस एरिया के ऊपर आपका स्टिमुलेशन करना है। कार्डियक अरेस्ट हो जाए किसी को तो ये एरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट सीपीआर है। नेक्स्ट प्लीज। वो ये नेक्स्ट। और अगर हार्ट अटैक के साथ में अगर ब्रेथलेसनेस भी ज्यादा है, सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा है, तब उसके अंदर ये जो डायरेक्शन दिखाई रही है, इस एरिया के अंदर अंदर की तरफ मसाज करनी है, अंदर की तरफ, इनसाइड डायरेक्शनल मसाज है, या इनसाइड अंदर की तरफ मसाज करके, ताकि उसका इनहेलेशन बढ़े और ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर बढ़े। और ये हमारे कोविड के अंदर जो ऑक्सीजन का जो डेफिशिएंसी है उसके अंदर भी ये टेक्निक काम करेगी। कोविड के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल डाउन जाता है तो ऑक्सीजन लेवल का डाउन करने के लिए हमको मालूम है ये एरिया क्या है, लंग्स है। लंग्स के अंदर हमारे को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाएंगे, उसकी अंदर की तरफ मसाज करनी है। क्या करनी है, अंदर की तरफ डायरेक्शनल मसाज करनी है। तो ये रेस्पिरेशन को इंप्रूव करना, अंगूठे से लेकर, अंगूठे के नीचे वाले हिस्से से लेकर लंग्स तक डायरेक्शनल अंदर की तरफ मसाज करके हम ब्रेथलेसनेस, हार्ट अटैक के केस में ब्रेथलेसनेस, कोविड के केस में ऑक्सीजन सैचुरेशन, दोनों में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यही डायरेक्शनल मसाज का मैंने और बड़ी पिक्चर बताई है। ये अंदर की तरफ इस एरिया के ऊपर मसाज करनी है, हथेली के इस एरिया के अंदर की तरफ मसाज करनी है, गहरी मसाज अंदर की तरफ। और कब तक करनी है, कोई भी मसाज टेक्निक, कोई भी मसाज टेक्निक का फायदा जब ही है, कोई काउंटिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है, समय का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो 2 मिनट कर लूं, 5 मिनट कर लूं, 3 मिनट कर लूं, 10 बार कर लूं, 15 बार कर लूं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक ही क्राइटेरिया है, किसी भी एरिया पे जब मसाज कर रहे हैं तो मसाज जब भी कर रहे हैं, जिस वक्त कर रहे हैं, मसाज करते वक्त
मसाज करते करते वो एरिया रेड एंड वार्म हो जाना चाहिए, यानी लाल और गर्म, खाली लाल भी नहीं, खाली गर्म भी नहीं, इतनी देर मसाज करनी है किसी भी एरिया के ऊपर कि मसाज कर से वो एरिया लाल और गर्म हो जाए, रेड एंड वार्म, रेड एंड वार्म हो जाना चाहिए, तो वो सफिशिएंट मसाज है। सुजोग थेरेपी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने आपने जरूरत से ज्यादा ट्रीटमेंट किया, मसाज ज्यादा कर दी, प्रेशर ज्यादा दे दिया तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कम किया तो फायदा भी इतना नहीं होगा। तो इसलिए आप ज्यादा करें, और उसके मैंने क्राइटेरिया क्या बताया, मसाज की टेक्निक जहां पर भी यूज करनी है उस एरिया पर मसाज इतनी देर करनी है कि वो एरिया लाल और गर्म हो जाना चाहिए, रेड एंड वार्म। तो और उसके बाद में कम से कम आधा घंटे तक ठंडे पानी से हाथ को नहीं धोना है मसाज करने के बाद में। तो ये एक टेक्निक और है। नेक्स्ट प्लीज। एक और तरीका है, कलर थेरेपी का यूज कर सकते हैं। हार्ट अटैक के केस में क्या करना है, हार्ट के अटैक के केस के अंदर दो ऑर्गन को हमारे को उस वक्त स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, दो ऑर्गन, एक तो हार्ट को सपोर्ट करना है और लंग्स को सपोर्ट करना है, हार्ट और लंग्स को सपोर्ट करना है। तो ये पिक्चर मैंने बताई है, इस पिक्चर के अंदर इस तरीके से दो लाइन खींच दें आप, पहली लाइन ब्राउन कलर की और दूसरी लाइन रेड कलर की, इंडेक्स फिंगर के अंदर दोनों कॉर्नर पर, अंगूठे के तरफ वाले कॉर्नर पर ब्राउन लाइन और मिडिल फिंगर के पास वाले कॉर्नर पर रेड लाइन स्केच पेन से ड्रॉ कर दें। ये हार्ट और लंग्स को सपोर्ट देने के लिए कलर थेरेपी का सुजो का ट्रीटमेंट, बिना किसी जानकारी के, कोई जरूरत नहीं है आपको, खाली ध्यान रखना कि कहां खींचनी है। तो अंगूठे की तरफ वाला जो कॉर्नर है इंडेक्स फिंगर का, कोई भी हाथ हो, दोनों में कर दें, दोनों में कर दें, अटैक के केस में दोनों में कर दें। तो अंगूठे के पास वाला जो कॉर्नर है इंडेक्स फिंगर का, उसमें ब्राउन कलर की लाइन, और मिडिल फिंगर के पास में जो कॉर्नर है इंडेक्स फिंगर का, उसमें रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर दें। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें स्केच पेन से हार्ट कार्डियक अरेस्ट के केस के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। और अस्थमा का अटैक हो या कार्डियक अरेस्ट की वजह से सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, दोनों केस के अंदर ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा अटैक, यानी कोई भी तरह का डिस्पेनिया हो गया हो जिसकी वजह से सांस नहीं ली जा रही हो, डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो, तो उसके लिए बहुत स्पेशल पॉइंट है, ये एक स्पेशल पॉइंट है, ये अंगूठे की जड़ के अंदर, हथेली पर, हथेली के कॉर्नर पर, ये अंगूठे का जो कॉर्नर है साइड, अंगूठे की साइड के कॉर्नर में नीचे आ जाओ, कलाई के पास में, कलाई के पास में ये वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से स्टिमुलेशन करना, प्रेशर करना, इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से स्टिमुलेशन करके खूब प्रेशर देना है, अच्छा गहरा प्रेशर, कब तक, जब तक आराम ना हो जाए ब्रीदिंग में। तो ये ब्रीदिंग के लिए अगेन, इसको भी आप कोविड के केस के अंदर जब सांस लेने में कठिनाई हो, ऑक्सीजन का लेवल कम हो, अस्थमा का अटैक हो, डिस्पेनिया हो, हार्ट अटैक के साथ के अंदर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो, उस सारे केसेस के अंदर इस पॉइंट को स्पेशल पॉइंट है, यानी ये अंगूठा, अंगूठे की कॉर्नर से नीचे उतर जाओ कलाई तक, और ये हथेली के अंदर यहाँ पर, ये पॉइंट इस तरीके से अच्छी तरीके से, ये यहाँ पर कॉर्नर पर, सामने की तरफ नहीं, अंगूठे के सामने की तरफ से नहीं, अंगूठे की बिल्कुल साइड से नीचे आ जाओ, और ये जड़ के अंदर यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा अटैक, ट्रीटमेंट फॉर कार्डियक इनसफिशिएंसी, एंड इन द केस ऑफ कोविड आल्सो। नेक्स्ट प्लीज। आजकल ये भी बात काफी कॉमन होने लगी है, फेंटिंग, कोलैप्स, अचानक कोई फेंट हो जाए, फेंट हो जाए। वैसे ये मेडिकल है, मेडिकल प्रॉब्लम है ये, हाँ, वैसोवेगल इनसफिशिएंसी हो जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाता है, उस केस के अंदर फेंटिंग हो जाती है, अचानक गिर जाता है, कोलैप्स जैसी स्थिति बन जाती है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। ऐसे केसेस के अंदर पेशेंट को कैसे सपोर्ट देकर वापस कैसे कॉन्शियसनेस रिगेन की जाए, उसको फेंटिंग से कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि फेंटिंग इसके अंदर आप उस ये कभी कभी एपिलेप्सी से भी किसी को दौरा आ सकता है, जिसको कहते हैं मिर्गी का दौरा अटैक। तो एपिलेप्सी से हो या बिना किसी कारण के हो, कोई भी तरह की फेंटिंग हो, अनकॉन्शियसनेस हो, उसके केस के अंदर बहुत सरल तरीके से हम उसको वापस रिवाइव कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, नेक्स्ट प्लीज। ये एक स्पेशल पॉइंट है, ये स्पेशल पॉइंट बॉडी में यहां पर है, नाक के बिल्कुल नीचे, होठ के बीच में, ऊपर वाले होठ के सेंटर में,
ये पॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट हमारे कहां, हाथ में कहां पर है, ये जो अंगूठा है, अंगूठे का जो नाखून है, नाखून के ऊपर की बॉर्डर का जो सेंटर है, उसके जस्ट ऊपर स्किन के ऊपर ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यानी अंगूठा, अंगूठे का नाखून वाला हिस्सा। और अगर यूं अंगूठा देखा है तो अंगूठे की नेल का बॉटम, नेल का बॉटम, और नेल का बॉटम, उसका सेंटर और उसके जस्ट ऊपर स्किन के ऊपर ये पॉइंट है। उसको किसी भी स्टिक से, किसी भी पेन के कॉर्नर से, कोई पेंसिल से इसके ऊपर थोड़ा सा दबाव देकर, थोड़ा सा, ये सेंसिटिव एरिया, इस पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दबाव नहीं देना है, इसके ऊपर अच्छा स्टिमुलेशन करके या उंगली से इसके ऊपर मसाज कर कर, और थोड़ी सी देर मसाज करने से ही आदमी की फेंटिंग ठीक हो जाती है और उसकी कॉन्शियसनेस रिकवर हो जाती है। तो ये बहुत बहुत सरल और हाईली इफेक्टिव टेक्निक है, कोई भी फेंट हो जाए तो उसको कैसे रिकवर करना। नेक्स्ट प्लीज। ये और है, अगर वो फेंटिंग में एक फेंटिंग के अलावा, फेंटिंग तो एक मोमेंटरीली होती है, कोलैप्स ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर आप पेशेंट को ट्रीट ना करें तो वो रिकवरी उसकी जल्दी नहीं होती है। फेंटिंग इन एनी केस कुछ मिनट्स के अंदर अपने आप निकल जाती है, लेकिन अगर कोलैप्स जैसी सिचुएशन है और ब्रीदिंग ट्रबल होने लगी है, सांस रुकने लगा है, उस केस के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी फिंगर के टिप्स के ऊपर, सारी फिंगर के टिप्स के ऊपर उसकी अच्छी तरह से मसाज की जाए, सारी फिंगर के टिप्स के ऊपर, सारी फिंगर टिप्स के ऊपर अच्छी तरह से मसाज की जाए। नेक्स्ट प्लीज। टिप्स के अलावा नाखून के जड़ के अंदर, सारे नाखूनों की जड़ के अंदर सेंट्रल पॉइंट, इसके ऊपर भी मसाज की जा सकती है, या किसी भी तरह का टूल अगर आपके पास हो, सुजो का एक छोटा सा टूल है जिसको हम डायग्नोस्टिक प्रोब कहते हैं, ऐसा टूल आपको रखना चाहिए घर के अंदर, होना ही चाहिए, ये घर के अंदर होना चाहिए। तो उसकी मदद से कर सकते हैं, उसकी मदद से कर सकते हैं, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, ये पॉइंट्स का जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट, एक ये पॉइंट बहुत यूजफुल है, ये दोनों में काम आता है। अगर किसी को कोलैप्स हुआ है, उसको रिकवरी करनी है, और कोई कोलैप्स से रिकवर तो हो गया है लेकिन अभी भी पूरा सचेत अवस्था में नहीं आया है, गुमसुम है या ऊटपटांग बात कर रहा है और समझ में नहीं आ रहा उसको कहां पर हूं क्या है, तो उसको ठीक करने के लिए तुरंत ये हमारी हथेली के सेंटर के अंदर उसकी अच्छी मसाज करनी है, हथेली के सेंटर के अंदर। ये दोनों में काम कर सकता है, उसको रिकवर करने के लिए और रिकवर होने के बाद में नॉर्मलाइज करने के लिए, दोनों केस में ये काम करता है। बहुत यूजफुल पॉइंट है, इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लीज। अगर कभी कभी पेशेंट बेहोश है, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा पॉइंट करें, कहां पर करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट भूल गए, दिमाग में कोई चीज नहीं आ रही उस वक्त, क्योंकि अगर अपना परिवार का सदस्य हो तो अपने को ज्यादा घबराहट हो जाती है, हमको समझ में ही नहीं आता क्लास में क्या बताया था, कौन सा पॉइंट है याद नहीं है, कॉपी खोल के थोड़ी बैठेंगे कौन सा पॉइंट था, क्या बताया था। तो उसका एक सरल तरीका और बता देता हूं, कोई भी फिंगर ले लो, कोई भी फिंगर ले लो, उस पूरी फिंगर की मसाज करनी है अच्छी तरीके से, हाथ से ड्राई मसाज भी कर सकते हैं, चिकनाई लगे मसाज करनी है, लेकिन आगे और पीछे अच्छी तरह से दबाकर, यानी डीप मसाज करनी है। कोई भी अनकॉन्शियस हो जाए, कोई भी कोलैप्स हो जाए, उसको रिकवर करना हो, फेंटिंग हो गई हो, आपको पॉइंट भूल गए हो, कोई भी चीज ध्यान में नहीं आ रही हो, जो मैंने बताई है आपने लिखी नहीं हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कितनी भी घबराहट हो, ये तो याद रख ही सकते हैं, किसी भी उंगली के आगे और पीछे दोनों तरफ गहरी मसाज करनी, पूरी उंगली की गहरी मसाज करनी है, आगे पीछे गहरी मसाज करनी है। इसमें आप किसी भी तरह के चिकनाई वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, ड्राई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बहुत सरल तरीका है। कब तक करनी है? जब तक पेशेंट नॉर्मलाइज नहीं हो जाए, तब तक करनी है। नेक्स्ट प्लीज। ये आप कलर का उपयोग कर सकते हैं, बीच की उंगली के इस हिस्से के ऊपर ऑरेंज कलर से एक लाइन खींच सकते हैं, बीच की उंगली के इस हिस्से के ऊपर एक ऑरेंज कलर की लाइन खींचकर ड्रॉ कर सकते हैं ताकि उसको इससे फायदा मिले। नेक्स्ट प्लीज। बुखार, नेक्स्ट प्लीज। बुखार, हाई टेम्परेचर, कोरोना के अंदर हमने देखा है बुखार का तमाशा, और बुखार कई बार, ठीक है 100, बुखार हमारा शत्रु नहीं है, पहली बात तो बुखार इज वार्निंग समथिंग इज बैड इन द बॉडी, बुखार इज एक्चुअली आवर फ्रेंड, फीवर इज आवर फ्रेंड। सो बुखार को अननेसेसरी इंटरफियर नहीं करना चाहिए, माइल्ड टेम्परेचर में आपको ज्यादा इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, ये बॉडी का प्रयास है रोग से मुक्त होने का। लेकिन जब बुखार
हाई चला जाए, हाई फीवर होने लग जाए, 101, 2, 3 होने लगे, तो ये बॉडी में फायदे की जगह नुकसान करने लगता है। तो उस केस के अंदर किस तरीके से हम बुखार को ठीक कर सकते हैं, ये बहुत ही सरल तरीका है, इफेक्टिव तरीका है। वही तरीका हम फिंगर टिप्स के ऊपर ब्लैक कलर लगा सकते हैं, या सारी फिंगर टिप्स के ऊपर आइस क्यूब से आइस रगड़ सकते हैं। क्या रखते हैं, पहले के जमाने में क्या करते, ठंडी पट्टी लगाते थे ना सर पे, बुखार में क्या करते हैं, आज भी लगते हैं, ठंडी पट्टी सर पे लगाते हैं। तो उससे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है कि बर्फ का टुकड़ा लेकर हमारी सारी उंगलियों के टिप्स के ऊपर उसको रगड़ना है। तो फिंगर टिप्स के ऊपर आइस क्यूब से मसाज करें, या अगर मसाज नहीं होती है तो एक बाउल में आइस क्यूब ले लो, एक बाउल में आइस क्यूब लेके और उंगलियों को उसमें दबा दो, उसको बाउल में आइस क्यूब रख के और सारी उंगलियों की टिप को उसमें रखो। जब बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए हटा लो, फिर लगा लो, फिर हटा लो, फिर लगा लो, फिर हटा लो। तो हाई टेम्परेचर को इससे इजी तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा, काफी इजी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये कलर से भी काम कर सकते हो। अगर छोटा बच्चा है, बुखार के साथ में सर्दी भी लग रही है, तो फिर तो ये आइस कैसे लगाएंगे, ठंड भी लग रही है, बुखार भी आ रहा है, आइस नहीं लगा सकते। उस केस में ब्लैक कलर तो लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये 2 लाइंस मैंने बताई है कि इस उंगलियों का इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के अंदर इस तरीके से डार्क ब्लू कलर की लाइन को ड्रॉ कर दें, डार्क ब्लू कलर की लाइन को ड्रॉ करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। पैनिक अटैक, घबराहट, कई बार ये भी आम है, और स्पेशली महिलाओं को मेनोपॉज के टाइम पे अननेसेसरी बिना किसी कारण के पैनिक अटैक आते हैं, बिना किसी कारण के पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, हाथ पैरों में गरम गरम निकलने लगता है। तो ये पैनिक अटैक के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है। नेक्स्ट प्लीज। ये एरिया, ये हमारे हथेली के पीछे ये एक हिस्सा है हथेली के अंदर, इन 2 उंगलियों की सीध के अंदर और इन 2 उंगलियों की सीध के अंदर। पहले ये 2 उंगलियां इसकी सीध के अंदर ऊपर, और इन 2 उंगलियों की सीध के अंदर एक यहाँ पर एक एरिया है, इसके ऊपर आप मसाज करके, अच्छी तरीके से मसाज करके पैनिक अटैक पर तुरंत उसी वक्त फायदा उठा सकते हैं। किसी भी तरह का पैनिक अटैक हो, थोड़ा 2, 4, 5 मिनट लग सकते हैं, समय का मैं नहीं कह सकता क्या, लेकिन आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इधर कर लो, दोनों हाथ में कर लो, इधर एक बार एक करके कर लो, 2, 4, 5 मिनट में तुरंत आराम होता है पैनिक अटैक में। एड्रिनल ग्लैंड मसाज है, ये एड्रिनल फटीग को भी ठीक करती है। नेक्स्ट। पैनिक अटैक के अंदर इस फिंगर के ऊपर आप ऑरेंज कलर से लाइन खींच सकते हैं, इस फिंगर के अंदर आप ऑरेंज कलर से लाइन खींच सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक्यूट कफ, कोरोना के अंदर कफ की भी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, और एक्यूट कफ तो कई बार बिना कोरोना का भी हो जाता है, सर्दी बुखार में, अभी कई तरह के फ्लू वगैरह, इसमें एक्यूट कफ है। बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ एक्यूट कफ के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। ये एरिया किसी भी फिंगर में ले सकते हो, इस एरिया के ऊपर कोई भी फिंगर कोई भी ले सकते हैं, सर्जिकल टेप के हिसाब से काली मिर्च के दाने, थोड़ा सा दरदरी कूटी हुई, बहुत ज्यादा बारीक नहीं, काली मिर्च के टुकड़े, वो ज्यादा बायो एक्टिव हो जाते हैं, काली मिर्च के टुकड़े टेप के लगाओ और यहाँ पर इसके ऊपर लगा दो, इस एरिया के ऊपर आगे और पीछे दोनों तरफ लगा दो, ओवरनाइट छोड़ दो, और देखो खांसी कैसे बिना किसी एंटीबायोटिक के ठीक होती है। ये सारे नुस्खे, मेरे ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिनको मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए उपयोग किया है। मैं आम आदमी की बात नहीं करता हूं, जिसके पास में सारी सुविधाएं हैं, उन्होंने भी इन टेक्निक्स का फायदा उठाया है। वो जानते हैं कि उनके एंटीबायोटिक के क्या साइड इफेक्ट है, छोटे बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, आपको आराम से दे देते हैं एंटीबायोटिक डॉक्टर्स, लेकिन अपने परिवार के मेंबर्स को अगर एंटीबायोटिक देना हो तो 4 बार सोचा जाता है। आपको तुरंत लिख देगी जाएगी, अपने परिवार पे नहीं लिखी जाती है। तो ये एक बहुत सरल तरीका है, यहाँ पर ब्लैक पेपर के यानी काली मिर्च के छोटे टुकड़े करके बांध दें और उसके ऊपर उसको उसके माध्यम से दबाव भी दे दें, और ज्यादा सोने पे सुहागा, बांधे तो भी फायदा करता है और उसको दबाव देंगे तो और जल्दी फायदा करता है। नेक्स्ट प्लीज। कोविड पैंडेमिक, और ये तो हम जानते ही हैं, कोविड के लिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है, और उसके अंदर 1-2 सरल तरीके, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो तो मैंने वो डायरेक्शनल मसाज आपको बताई है लंग्स के एरिया के अंदर। कोविड के अंदर ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व है, लंग्स है, तो लंग्स हमारे हाथ में कहां पर है, यहां पर है, तो आपको इस एरिया के ऊपर मसाज करनी है, कैसे भी करो, और चूंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन जाता है तो आपको इसकी मसाज कहां करनी है, अंदर की तरफ करनी है, या सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं, या सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपली इस तरीके से अच्छा दबाव देकर। ये चारों उंगलियां हैं, चारों उंगलियों को पीछे से हाथ का सपोर्ट दिया, पीछे से हाथ का सपोर्ट दिया और उंगलियों को अंदर गड़ा के रखा कुछ सेकंड तक, 2, 4, 5,
काउंट किया, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, यानी लाइफ लाइन के अंदर का पूरा एरिया, उसके ऊपर अच्छी तरीके से दिन में कई बार इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं, दिन में कई बार दें। लेकिन जब आप किसी भी सेशन में शुरू कर रहे हैं उस वक्त आधा से लेकर 1 मिनट तक जरूर करें। ज्यादा भी करें तो अच्छा है, 2 मिनट करें कोविड के केस में, लेकिन हर घंटे के अंदर, हर 2-3 घंटे में 1-2 बार करें और 1-2 मिनट करें, और दिन में 4-5-6 बार, 10 बार भी। कोविड का पेशेंट तो वैसे आइसोलेशन में, करना क्या है, कभी से हाथ में करें, कभी साथ में करें, इस तरीके से करें और इसको जरूर फायदा होता है। और यहां से करें अंगूठे के इस हिस्से से, ताकि नेक का हिस्सा और लंग्स का हिस्सा दोनों कवर हो जाए। इसके अलावा एक बहुत ही शॉर्ट ऑक्सीजन को बढ़ाने का तरीका, कितने जिसमें आईसीयू में पेशेंट थे, हमने उनके फैमिली मेंबर्स के साथ में ये भेजा और मैंने कहा ठीक है, आपका जो भी चल रहा है आप ये हमारे कहने से ये करो। ये तुलसी के पत्ते मैंने बताए कैसे लगाने, उंगली के बीच के हिस्से के ऊपर, उंगली के बीच के हिस्से ऊपर, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ तुलसी का पत्ता इस तरह से लगाना है तो उसका जो चौड़ा वाला हिस्सा है, जो प्लांट से जुड़ा हुआ हिस्सा है, वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, उल्टा लगा देंगे तो नुकसान करेगा। तुलसी का पत्ता कैसे लगाना है, ऊपर की तरफ वो हिस्सा रहना चाहिए जो प्लांट से अटैच्ड है, और बीच उंगली, किसी भी उंगली के बीच के हिस्से के ऊपर आगे और पीछे तुलसी का पत्ता लगा के टेप से लगा दे, और हर 4 घंटे में बदलना है, हर 4 घंटे में इसको बदलना है। तो इस एरिया का स्टिमुलेशन और ये तुलसी का पत्ता इस तरीके से उंगली के हिस्से पे लगाना, तो इससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा फायदा इससे मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा खांसी के लिए, कफ के लिए और ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ब्रीदिंग बढ़ाने के लिए ये अंगूठे के पीछे की तरफ कुछ हिस्से हैं, अंगूठे के पीछे की तरफ, ये अंगूठे का जो जोड़ है, अंगूठे का नाखून के नीचे वाला जोड़ है, उस जोड़ से जस्ट ऊपर, उस जोड़ से जस्ट ऊपर किसी भी तरीके से स्टिमुलेशन लगा दें। यहाँ पर एक एप्पल का सीड लगा दें। क्या लगा दें? एप्पल का सीड। एप्पल का नहीं मिले तो नींबू का सीड लगा दें, लेमन का सीड लगा दें, एप्पल का सीड लगा दें ये बीच में, और कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर पर, ये पिक्चर देख सकते हैं, दोनों कॉर्नर पर बकवीट यानी कुट्टू का बीज लगा दें। तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम और खांसी दोनों में प्रॉब्लम हो सकती, दोनों में इसका फायदा होगा। और एक और तरीका है कि ये पूरे अंगूठे के पीछे की तरफ, नाखून के नीचे के पूरे एरिया के अंदर एक गार्लिक का स्लाइस काट के लगा दें, लहसुन का स्लाइस काट के लगा दे और माइक्रोपोर टेप से लगा दे। तो 3-4 तरीके हैं। लेमन सीड लगाएं इस जोड़ के पास में, दोनों कॉर्नर पर बकवीट लगाएं और उसके ऊपर आप अच्छी तरीके से टाइम स्टिमुलेशन भी दें, यानी बकवीट जो लगाएं को दबाना भी है, और ये जो गार्लिक स्लाइस लगाया है या लेमन सीड लगाया उसको दबाने की जरूरत नहीं है। तो उसको स्टिमुलेशन करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये कोविड के लिए, जिसको कोविड हुआ है उनको कैसे ट्रीटमेंट के साथ में हम राहत प्रदान कर सकें, या जब ट्रीटमेंट लिमिटेशन है, ट्रीटमेंट से भी पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा है, तब हम और एडिशनल क्या कर सकें जिससे उसकी जान बचाई जा सके, उसको फायदा पहुंचा सके। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट है कोविड के लिए। नेक्स्ट प्लीज। पोस्ट कोविड, ये भारी समस्या हो गई। मेरे ऐसे लोग हैं जो 1-2 साल पहले कोविड हुए लेकिन अभी भी नॉर्मलाइज नहीं है, थकान है, बॉडी वीकनेस है, कई तरह की समस्याएं हैं, कभी कभी खांसी भी अभी नहीं जा रही है। तो कई सारी प्रॉब्लम अभी कोविड की, पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड जिसको कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट करने का एक सरल तरीका है। तो सरल तरीका मैं बता देता हूं कि हथेली के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये हथेली के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर आप ऑरेंज कलर लगा दें। तो उस पॉइंट के ऊपर ऑरेंज कलर रोज नहाने के बाद में 4 घंटे के लिए ऑरेंज कलर लगा दें इन पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट प्लीज। मैं आपको और अच्छी तरह से बता देता हूं हथेली के अंदर। ये देख लें, ये देख लें, 2 काम करने हैं। एक तो उंगली के अंदर, इंडेक्स फिंगर के अंदर, बीच के अंदर पीछे की तरफ और बीच के अंदर आगे की तरफ ऑरेंज कलर से लाइन ड्रॉ करनी है, किसी भी उंगली के सेंटर में, किसी भी, सॉरी, इंडेक्स फिंगर की उंगली के सेंटर में, फ्रंट साइड में, सेंटर में, बैक साइड में ऑरेंज कलर की लाइन ड्रॉ करनी है। और हथेली के अंदर ये जो पॉइंट्स बता रखे हैं, हथेली के अंदर ये जो पॉइंट्स बता रखे हैं, ये कलाई के पास में एक पॉइंट, उंगलियों के बीच में एक पॉइंट, एक कलाई सेंटर में एक पॉइंट, एक बॉटम में पॉइंट, ये
आप आजाद जैन जी से ये डायग्राम ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कोविड के टाइम पे ये सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट किया हुआ है, अवेलेबल होगा, और नहीं तो आप कभी मुझसे भी एक्सेस करके पूछ सकते हैं। तो इन पॉइंट के ऊपर आप ऑरेंज कलर या रेड कलर उसकी एक बिंदी सी बना दें और 4 घंटे के लिए रोज रखें, तो 2 4 5 दिन में ही आपको वीकनेस के अंदर, थकान के अंदर, और दूसरी जो लॉन्ग कोविड की जो प्रॉब्लम्स है उसमें इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आप कुछ लंग्स का एरिया, लंग्स का एरिया तो करना ही करना है, लंग्स का एरिया और जो कोविड का जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है उसको भी आपको जरूर ऐड करना है। नेक्स्ट प्लीज। मिशन सुजोग, ये हमारा सुजोग पैशन है। सुजोग इज नॉट माई प्रोफेशन, सुजोग इज माई पैशन, क्योंकि इससे जो फायदा हमने देखा है और इससे जिस तरीके से हम मानव जाति की सेवा कर सकते हैं, उसी की वजह से मैं सुजोग से जुड़ा हूं। और आजाद जी ने बताया कि मैं 40 साल से फ्री ट्रीटमेंट लोगों का करता हूँ, सेंटर चलाता हूँ। तो ये हमारा एक मिशन सुजोग है। और क्या मिशन सुजोग है? घर घर में सुजोग। हर परिवार में एक व्यक्ति को तो सुजोग आना ही चाहिए। और अगर परिवार में एक व्यक्ति को सुजोग आता है तो न केवल जो मैंने आज मेडिकल इमरजेंसी की बातें की है, उस स्थिति के अंदर परिवार के सदस्यों की सहायता हो सकती है, बल्कि हर तरह की छोटी मोटी बीमारियों को आप बिना किसी दवा के सफल तरीके से, बिना दवाइयों के दुष्परिणाम के, बिना किसी खर्च के आप ठीक कर सकते हैं। और घर के अंदर ही एक आपके पास एक डॉक्टर रह सकता है। और मैं तो हमेशा इस बात का कायल रहा हूं, हमेशा प्रमोट किया है, घर में किसी सदस्य को सीखना है तो हमारी महिलाओं को सीखना है, एक बेटी को सीखना है, क्यों बेटी सीखेगी तो 2 परिवार का फायदा करेगी, पियर का और ससुराल का, दोनों का फायदा करेगी। तो महिला सशक्तिकरण के अंदर सुजोग थेरेपी को, एक फैमिली मेंबर को, एक महिला को सुजोग थेरेपी आनी ही चाहिए। अगर सुजोग थेरेपी किसी परिवार के अंदर एक जने को आती है तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि उनका जो मेडिकल बजट है, घर का जो मेडिकल का जो खर्च है, वो कम से कम 25% रह जाता है। 25% रह जाता है मेडिकल बजट। आपका जितना भी खर्च होता है सालाना, उसके 25% में काम हो जाता है। बाकी चीजों के लिए मैं नहीं कह सकता आप तो कितने लेवल पर जाएंगे। तो हर परिवार में एक सुजोग चिकित्सक हो, ये मिशन है। नेक्स्ट प्लीज। सुजोग एक ऐसी प्रामाणिक अनुभूत चिकित्सा पद्धति मैंने बताया जिसे समझकर कोई भी बिना दवा, बिना किसी विशेष खर्च एवं साधन के कठिन से कठिन दुस्साध्य रोगों का उपचार कर सकता है। समय लग सकता है, मुश्किल बीमारी हो, कठिन बीमारी हो, पुरानी बीमारी हो, समय लग सकता है, लेकिन बीमारियों का उपचार तो होता ही है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस पद्धति का प्रयोग आप किसी दूसरी पद्धति के साथ साथ कर सकते हो। आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हो, बंद नहीं करना चाहते हो, कोई चिंता की बात नहीं। आप आयुर्वेदिक ले रहे हो, आप होम्योपैथी ले रहे हो, आप फिजियोथेरेपी करो, कुछ भी करवाओ, उसके साथ में सुजोग का कॉम्बिनेशन करके आप इसका फायदा उठा सकते हो, क्योंकि इस पद्धति का कोई साइड इफेक्ट और आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। हम क्यों सुजोग सीखे, क्यों सीखना चाहिए सुजोग? सुजोग सीखकर हम अपना, अपने परिजनों, मित्रों इत्यादि का उपचार कर उन्हें महंगे खर्च और दवाओं के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। आपात परिस्थितियों में व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। जरूरतमंद लोगों का उपचार कर समाज सेवा कर सकते हैं। जो लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं, इससे बड़ा सोशल वर्क क्या हो सकता है? आप किसी को स्वास्थ्य का दान दें, एक जीवन का दान दें, इससे बड़ा सोशल वर्क नहीं हो सकता है। बिना अधिक निवेश के कोई भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है भाई, खाली लर्निंग करनी है आपको। बिना अधिक निवेश के घर बैठे 1 घंटे करना हो, 2 घंटे करना हो, घर बैठे अपनी सुविधा अनुसार आकर्षक आय अर्जित कर सकते हैं। ये जो कर रहा हूं आत्मनिर्भर, तो ये आत्मनिर्भर बनने का साधन है। और आत्मनिर्भर की जो बात कर रहा हूं वो 2 तरह से, एक तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मनिर्भर बनना, हमारे को किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंस नहीं, डॉक्टर पे डिपेंडेंस नहीं, उस पर डिपेंडेंस नहीं, ये आत्मनिर्भरता। यानी अपने हेल्थ की डिपेंडेंस, अपने ऊपर, अपने चिकित्सक स्वयं, अपने डॉक्टर्स खुद अपने डॉक्टर, ये पहली आत्मनिर्भरता। और दूसरी आर्थिक आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण, यानी खुद इससे आप अपनी अर्निंग करना चाहें, कुछ एडिशनल पार्ट टाइम करके एडिशनल आय करना चाहें, फुल टाइम इससे जॉब अर्न करके आप अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे हजारों हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आज अपनी पूरे परिवार का लाइवलीहुड सुजोग थेरेपी से चलाते हैं और सक्सेसफुली चला। तो विभिन्न व्याधियों से पीड़ित लोगों का सफल उपचार कर उनकी मदद कर सकते हैं। उपचार के अतिरिक्त सुजोग द्वारा रोगों की रोकथाम करके स्वस्थ रह सकते हैं। प्रिवेंटिव, जरूरी नहीं कि आपको रोग हो तो सुजोग उपयोग करें। दवा कब लेंगे? जब रोगी होंगे तो। लेकिन सुजोग हम उपयोग कर सकते हैं रोगी ना हो,
स्वस्थ रह सके उसके लिए भी सुजोग का उपयोग कर सकते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने हेतु आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं लोगों को कैसे हेल्दी रहना है, कैसे कोविड के केस में अपने आप को इम्यूनिटी को बना के रखना है, कैसे दवाओं से दूर रहकर अपने आप को स्वस्थ रखना है, इसके लिए गाइड कर सकते हैं। और सुजोग शिक्षक बनकर लोगों को सुजोग सिखा सकते हैं। ये भी इस तरह की भी इनकम कर सकते हैं। पहले सुजोग खुद सीखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद में टीचर बनो और उसको पढ़ाओ। इस तरीके से सुजोग के फायदा कर सकते हैं। तो ये एक अनुभूत, प्रभावी और अहिंसक चिकित्सा पद्धति है, स्वावलंबी बना सकती है, स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वावलंबी बनाती है, आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी बनाती है। और महिलाओं के लिए तो मैंने कहा, घर पे बैठा रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑफिस की जरूरत नहीं है, सुबह करना, दोपहर करना, शाम को करना। और इवन ये ऐसा काम है जो कोविड में भी बंद नहीं होता है। कोविड में भी टेली गाइडेंस दे सकते हैं, आप टेलीफोन पर लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप अपना ऐसा ट्रीटमेंट कर लो, आप वीडियो कॉलिंग से उनको गाइड कर सकते हैं कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो ये उपचार का तरीका आपकी आजीविका से आप करते हैं, तो ये आजीविका बंद होती ही नहीं है। लॉकडाउन लग जाए तो भी बंद नहीं होता है, ये काम चालू रहता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मानव सेवा इस तरह से। नेक्स्ट प्लीज। सुजोग प्रशिक्षण, सबसे बड़ी बात है प्रशिक्षण के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो हर आदमी टीचर है, हर आदमी गाइड है। तो सुजोग थेरेपी के जन्मदाता प्रोफेसर पाक जेवू, जिनका मैंने आपको चित्र दिखाया था, उनके द्वारा स्थापित ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन। ये ग्लोबल बॉडी है, दुनिया भर में काम करता है, जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और हर देश के उनकी एक शाखाएं हैं। और वो विभिन्न कार्यक्रम सुजोग के प्रचार प्रसार के सहित एजुकेशन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं। तो सुजोग की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग कर सकते हैं। जिसका जैसा रुचि हो, अपना खुद का करना हो, अपना साधारण ट्रीटमेंट करना हो तो बेसिक सफिशिएंट है। आपको इसे प्रोफेशनली आगे बढ़ना हो, कैरियर की तरह से बढ़ाना, 1 लाख 2 लाख रुपए महीने कमाने इसे, तो आपको प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेना है। तो उसके लिए कम से कम 4-5 लेवल करने होते हैं। तो अलग अलग लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4-5 लेवल करने से आप एक क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर की तरीके से, जैसे लोग डॉक्टर की डिग्री लेकर ट्रीटमेंट करते हैं, उसी तरह का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट 4-5 लेवल के कोर्स करने पे कर सकते हैं, प्रोफेशनली कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप 1 लेवल करके भी बहुत सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 2 लेवल से और ज्यादा कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आईएसए द्वारा सुजोग के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सर्टिफिकेट मिलता है आईएसए का। और आपको बता दूं, आईएसए जो संस्था है, ये भारत सरकार से लगातार प्रयास कर रही है सुजोग थेरेपी के मान्यता के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह दिन दूर नहीं है जब सुजोग थेरेपी को एक ऑफिशियल मान्यता मिलेगी। एक पहली चिकित्सा पद्धति होगी वैकल्पिक, जिसको भारत सरकार की मान्यता मिल जाएगी। तो हमारा केस ऑलरेडी आगे केस पे चलता है और हम उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये सुजोग थेरेपी में कैरियर बनाने का एक स्वर्णिम अवसर है। तो इस तरीके से आप सुजोग का कैरियर बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे मौका दिया इस काम के लिए। मुझे बहुत खुशी है अगर मैं आपके कुछ भी काम आ सका, और आपको जो मैंने मेरे कुछ शेयरिंग की है वो आपके जीवन में कभी काम आ सके। और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने सीरियसली इसको अटेंड किया होगा, कभी ना कभी ये जीवन में काम आएगी। हम बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, हम डे टू डे लाइफ कॉमन डिजीजेस के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन कोविड काल को देखते हुए हमने ये विषय चुना। और आजाद जैन जी ने ये कहा और मुझे अच्छा लगा ये विषय, इसीलिए हमने ये विषय चुना है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी, महिला शाखा के पदाधिकारी, आपकी मानव सेवा योजना के पदाधिकारी, ज्यादातर लोगों का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन पुष्पा जी है, आरती जी है, कविता जी है, सुषमा जी है, सुमित्रा जी है, वो बैटरी बंद हो जाएगा। मैंने बोला तो और सबसे ज्यादा तो बैटरी। आजाद जैन जी है ही है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेके ये कार्यक्रम किया है। मैं उनका दिल से आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया कि ये आपके साथ मैं कुछ शेयरिंग कर सकूं और ये आपके जीवन में कभी कुछ काम आ सके। तो आजाद जी का तो सबसे ज्यादा आभार है, आप सबका आभार है। और जो भी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत हृदय से आभार है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं पक्का विश्वास रखता हूँ तो महिलाओं के लिए तो ये एक ब्लेसिंग है। सुजोग थेरेपी सीखना आप सब लोगों के लिए ब्लेसिंग है। आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं या ना करना चाहते हैं, मेरा तो एक सपना है कि हर घर में एक लोगों को सुजोग का कम से कम बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो हम समय समय पर प्रशिक्षण के कोर्स लगाते रहते हैं। आप आगे भी कोई विषय पे, हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर विषय पे, डायबिटीज पे, ब्लड प्रेशर पे स्पेशल बात करना चाहेंगे, उसमें भी जरूर करेंगे। डे टू डे कॉमन डिजीज पे भी कोई बात करना हो उस पर करेंगे। और
कभी भी आप हमसे अप्रोच करना चाहते हैं तो गाइडेंस हमेशा मौजूद रहेगी। और आजाद जय जी ने तो बताई है, उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं ऑलरेडी, ये तो बहुत सालों से काम कर रही है। और मैं तो एक्चुअली भले ही मेरी स्टूडेंट है, मैं तो उनके काम से इंस्पायर्ड हूँ। जिस तरीके से उन्होंने इस उद्योग को अलग लेवल पे ले गए, उनके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो पैशन है, जो उनके अंदर जो एनर्जी है उसको आगे बढ़ाने की, और जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ आपका और आप सबका। आपके बहुत बड़े बड़े यहाँ के ऑफिस बियरर्स आए, सबको मेरा नमस्ते और आभार और अभिनंदन। और आर के जैन साहब जिन्होंने इतना अच्छा टेक्निकल सपोर्ट दिया कि बिना किसी व्यवधान के हम ये कार्यक्रम कर सके, उनका भी मैं आभारी हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। तो आपका नंबर, और एक बात जरूर है कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी 11 तारीख से मैं एक सुजोग का ऑनलाइन बेसिक कोर्स, ये तो सुजोग का सीखना और सरल हो गया आज के जमाने में। पहले तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी आपको, या तो जयपुर आना पड़ता था या मुझे आपके शहर में आना पड़ता था। अब तो ऑनलाइन ट्रेनिंग की फैसिलिटी मौजूद है। तो 11 तारीख से एक ऑनलाइन कोर्स मैं शुरू करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 11 से लेकर 18 फरवरी तक। किसी का इंटरेस्ट हो तो वो आजाद जैन जी से संपर्क कर ले, या मुझे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार मेरा आप स्क्रीन पर नंबर दिखा दे जैन साहब, तो लोगों को किसको होगा तो वो नोट कर लेंगे। धन्यवाद आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद।